देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। एक बार कंफर्म कर दो, रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग लास्ट जो है कॉस्ट शीट कर रहे थे, तो कॉस्ट शीट में हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया। एक क्वेश्चन बाकी था, वो बाद में देखते करवाएंगे, वो काफी बड़ा है क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर तुम लोग ट्राई कर रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो बाद में कभी हम लोग करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। देखो यूनिट कॉस्टिंग क्या है, यहाँ पर चेक करते हैं। देखो यूनिट कॉस्टिंग मतलब लगभग हमें क्या करना है, कॉस्ट शीट के तरह ही, मतलब अगर क्वेश्चन का बात करें तो कॉस्ट शीट के तरह ही होगा। यूनिट कॉस्टिंग का मतलब हम लोग ये दो अलग अलग पॉइंट है, यूनिट कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग। ठीक है, तो जिसमें यूनिट मत कॉस्टिंग का मतलब क्या है, किसी चीज का कॉस्ट कैलकुलेट करना। ठीक है, और अगर हम लोग वो पर यूनिट बेसिस पे करते हैं, मतलब एक यूनिट प्रोडक्ट बनाने का क्या कॉस्ट आ रहा है, अगर हम लोग वो निकालते हैं, मतलब बेसिकली कॉस्ट शीट में जो ये पर यूनिट वाला कॉलम है ना, ये देखो कॉस्ट शीट जो हम लोगों ने बनाया था, वहां पर ये जो पर यूनिट वाला कॉलम है, ये अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसे हम लोग यूनिट कॉस्टिंग बोलेंगे, कि ये हम लोग का यूनिट कॉस्टिंग हुआ। गुड इवनिंग प्रिया। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, तो यही हम बोल रहे थे कि देखो ये जो हम लोग पर यूनिट निकाल रहे हैं ना, पर यूनिट, तो ये पर यूनिट जो है यही हम लोगों का जो है यूनिट कॉस्टिंग बताता है। लेकिन फिर भी इसका फीचर्स, मतलब यूनिट कॉस्टिंग हम लोग क्यों पढ़ेंगे, इसका क्या रेलिवेंसी है, वो भी हम लोग देखते हैं। देखो यूनिट कॉस्टिंग में हमें क्या करना है, इसका पहले हम डेफिनेशन लिखवाते हैं एक बार तुम लोग को, यूनिट कॉस्टिंग। ठीक है, तो अब यूनिट कैसे होगा, यूनिट का मतलब देखो हम लोग का पीस हिसाब से भी हो सकता है। जो चीज हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पर पीस बेसिस पे अगर कर रहे हैं तो उसका कॉस्टिंग जो है पर पीस बेसिस पे होगा, पर किलो बेसिस पे हो सकता है, पर लीटर बेसिस पे। वो डिपेंड करेगा कि कैसा प्रोडक्ट हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब यूनिट कॉस्टिंग का एक बार हम डेफिनेशन लिखवाते हैं, फिर उसको समझाते हैं एग्जाम्पल से। तो यहाँ पर लिखते हैं, आइडेंटिफाइंग द प्राइस ऑफ 1 unit of finished goods and unit costing method methods। एक सेकेंड, अच्छा तो यहाँ पर लिखते हैं, आइडेंटिफाइंग द प्राइस ऑफ यूनिट 1 unit of finished goods and unit costing method can be applied where only a single product is being manufactured or a similar or identical range of products
being manufactured. अब इस चीज को समझेंगे भी, ये लिख लिया डेफिनेशन, अब एक एग्जाम्पल भी इस पे लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीखेंगे। देखो यहाँ पर, अच्छा फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। पेपर मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, स्टील एटसेट्रा। ठीक है, तो ये तो पहले मैंने डेफिनेशन लिखवा दी। अब हम लोग समझेंगे कि इस डेफिनेशन में जो भी लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। जैसे कि देखो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, नीचे के एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, सपोज एक बॉक्स में, ठीक है एक बॉक्स है, इसमें काफी सारे, मान लो ये एक बॉक्स है, इसमें काफी सारा पेन है। मान लो पेन है बहुत सारा अलग अलग कलर का, जैसे मान लो ये एक पेन है, ठीक है ऐसे करके बहुत सारे पेन है। तो हम इसको जस्ट ऐसे ही लिख देते हैं, चलो ये, इसमें मान लो 100 पीसेस पेन है, ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, 100 पीसेस पेन है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस बॉक्स को परचेस करना चाहते हैं, ठीक है, हम लोगों ने मान लो स्टोर में गए और हम लोगों ने देखा इसमें 100 पीसेस पेन है और हम लोग को पेन चाहिए था, और हम लोग सोच रहे हैं कि पूरा बॉक्स ले ले। तो इस बॉक्स का प्राइस जो है, हम लोगों ने जब पूछा तो बॉक्स का प्राइस है 1500 रुपीज। ठीक है, रुपीज 1500 इस बॉक्स का प्राइस है। मतलब इसमें जितने भी सारे पेन है, अगर हम लोग पूरा बॉक्स लेते हैं, ठीक है, पूरा बॉक्स का मतलब ही हो जाएगा 100 पीसेस पेन खरीदना। तो अगर हम लोग 100 पीसेस पेन खरीदते हैं तो हमें 1500 रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है, ये है कंडीशन। और अगर हम लोग मान लो इसमें से कुछ पेन चूज करना चाहते हैं, हमें इतने सारे पेन नहीं चाहिए, अगर इतने सारे चाहिए तो 1500 देके परचेस कर लेंगे, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं हमें रिक्वायरमेंट कितने पेन का है। अगर हमें रिक्वायरमेंट है 100 पीसेस का, तो हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा रुपीज 1500। और अगर हम लोग को रिक्वायरमेंट है 10 पीसेस पेन का, ठीक है, तो हम लोगों को कितना पेमेंट करना पड़ेगा। अगर हम लोग जो बेच रहे हैं, जो सेलर है, उनसे नहीं पूछते हैं, तो हम लोग अपना एक दिमाग लगा सकते हैं। कैसे? अगर 100 पीसेस पेन है, हम लोग पूछ सकते हैं कि भाई बॉक्स में कितना पेन है, या फिर वहां लिखा हुआ है तो देख के भी समझ सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। तो दिख रहा है कि भाई 100 पीसेस पेन है, तो हम लोग अपना दिमाग ऐसे लगा सकते हैं कि अगर 100 पीसेस पेन 1500 में मिल रहा है, तो एक एक पेन का प्राइस कितना होगा, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखो इससे हमें पता चल रहा है एक एक पीस पेन 15 रुपए का होगा। तो अगर हमें 10 पीसेस पेन चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया 15 पर पीस। ठीक है, तो अगर हम लोग को 10 पीसेस पेन चाहिए तो हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो उस केस में हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा 10 पेन इंटू रुपीज 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 150 रुपीज, ये हो गया। तो इसका मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि हमें 150 पे करना पड़ेगा, और हम लोग क्या कर रहे हैं, जो सेलर है उनको 150 दे रहे हैं और बोल रहे हैं भाई हमें 10 पेन दे दो। ठीक है, मैंने क्या बोला कि हम लोग जो सेलर है उनको बोल रहे हैं 10 पेन जो है मुझे चाहिए, और हम लोग अपने से अपना दिमाग लगा के कैलकुलेट कर लिए। हम लोग सोच रहे हैं, हमें तो कैलकुलेशन आता ही है भाई, 100 पीसेस पेन अगर 1500 का है, देन 1 पीसेस पेन 15 रुपीज, देन 10 पीसेस पेन जो है 150 रुपीज हो जाएगा। हम लोग उन्हें 150 दे रहे हैं, लेकिन वो हमें क्या बोल रहे हैं, जो सेलर है वो बोल रहे हैं नहीं आपको 150 नहीं, आपको देना पड़ेगा, ये देखो वो बोल रहे हैं आपका जो पेन का प्राइस हो जाएगा वो होगा 200। जो सेलर है, मान लो ये सेलर है, ठीक है,
सेलर को हम लोगों ने 150 रुपीज निकाल के दिया। सेलर हमें क्या बोल रहा है, बोल रहे हैं फॉर 10 पेन जो आपने चूज किया है, ठीक है, जो पेन आपने यहाँ से चूज किया है उसके लिए आपको देना पड़ेगा ₹200। अब ऐसा क्यों, ठीक है, ₹200 देना पड़ेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो हम लोगों ने तो अपना दिमाग लगाया, 100 पीसेस पेन है 1500, तो एक एक पीस पेन 15 रुपए, तो 10 पेन 150। लेकिन बात ये है ना कि इसमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि सारे पेन एक ही जैसे है भी कि नहीं। मतलब अगर सेम टाइप ऑफ पेन नहीं है तो प्राइस सेम होगा, ये हम लोग अपने से कैसे अजम्पशन कर सकते हैं? हो सकता है उसमें अलग अलग वैरायटीज के पेन हो, ठीक है, तो उसका प्राइस जो है उसका प्राइस अलग होगा ना, अलग अलग वैरायटी का अगर पेन होगा तो प्राइस अलग होगा। हो सकता है हम लोगों ने जो 10 पेन चूज किया है उसका प्राइस जो है ओवरऑल आ रहा है 200, क्योंकि हम लोगों का शायद सारा पेन 15 रुपए वाला नहीं होगा, कम होगा, और वैसे भी 15 करके ही है ऐसा हम लोग सोच रहे हैं, जरूरी तो नहीं है 15 करके ही है। हो सकता है कोई पेन 20 रुपीज का है, कोई 2 रुपीज का है, ऐसा भी तो हो सकता है। 100 पीसेस 1500, लेकिन ऐसा कहाँ बोला हुआ है कि पर पीसेस 15? वो तो हम लोग अपना एजम्पशन से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, अगर हमें एक एक पेन का प्राइस पता करना है तो हमें यूनिट कॉस्टिंग आना चाहिए, ठीक है। तो हर पेन का कॉस्टिंग अलग हो सकता है अगर पेन सिमिलर टाइप नहीं है या फिर आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, तो पेन का प्राइस जो है अलग होगा। जैसे तुम लोग देख सकते हो, जो चॉकलेट का जो सेलिब्रेशन पैक होता है, ठीक है, उसका अपना एक टोटल प्राइस होता है, लेकिन उसमें वैरायटीज ऑफ चॉकलेट रहते हैं, जैसे कि 5 स्टार रहता है, डेयरी मिल्क वगैरह रहता है, जेम्स वगैरह रहता है, और क्या क्या रहता है मुझे उतना याद नहीं है, ठीक है। तो वो जो भी रहता है सबका प्राइस एक जैसा थोड़ी ना है, ऐसा तो हम लोग एजम्पशन नहीं ले सकते कि सारे जो प्राइजेस है वो एक ही जैसा होगा। वहां पर अलग अलग प्राइस होता है ना, 5 स्टार का प्राइस अलग होता है, जेम्स का प्राइस अलग होता है, जो मान लो उसमें अगर डेयरी मिल्क है उसका प्राइस अलग होता है, और ओवरऑल पैक का प्राइस 150 250 पता नहीं कितना होता है, 150 200 जो भी है वो होता होगा, ठीक है। तो इससे हम लोग ये अजम्पशन थोड़ी ना लगा सकते कि हर एक चॉकलेट का वैल्यू, मान लो ये जो सेलिब्रेशन पैक है इसमें ऐसे करके चॉकलेट रहता है ना, बहुत सारा अलग अलग चॉकलेट रहता है, तो अगर पूरे सेलिब्रेशन पैक का अगर प्राइस, पूरे सेलिब्रेशन पैक का अगर प्राइस 200 है और इसमें 10 टाइप्स ऑफ आइटम है, तो हर एक चॉकलेट 20 रुपीज का होगा ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ कम का भी है कुछ ज्यादा का भी है। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही जैसा आइटम नहीं रहता है, जो सेलिब्रेशन पैक होता है चॉकलेट का उसमें एक ही जैसा आइटम थोड़ी ना रहता है, उसमें जेम्स रहता है, उसमें 5 स्टार रहता है, वैसे ही तो यूनिट कॉस्टिंग क्यों जरूरी है, वही हम बोल रहे हैं कि हमें एक एक यूनिट का प्राइस पता करना पड़ेगा। अब 5 स्टार का कॉस्टिंग अलग है, जेम्स का अलग है, क्या बोलते हैं उसे, डेयरी मिल्क का अलग है, तो सभी का प्राइस अलग अलग है, ओवरऑल वो है सेम। मेरा कंसेप्ट ये पेन वाले एग्जाम्पल पे भी एप्लीकेबल होता है कि हम लोग अपने मन से सोच रहे हैं कि ये तो हम लोगों ने एवरेज कर दिया ना कि 15 रुपीज करके है, लेकिन हमें क्या पता कि उसमें आइडेंटिकल चीजें है भी कि नहीं, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ पेन होगा तभी ना सारा पेन 15 रुपीज करके होगा। तो अब डेफिनेशन देखो मैंने क्या लिखवाया है, आइडेंटिफाइंग द प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो फिनिश्ड गुड्स हम लोग बना रहे हैं उसका 1 यूनिट का हमें प्राइस अगर पता करना है तो हमें पढ़ना चाहिए यूनिट कॉस्टिंग, ठीक है। एंड यूनिट कॉस्टिंग मेथड कैन बी अप्लाइड वेयर ओनली ए सिंगल प्रोडक्ट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। तो देखो बोल रहा है कि एक्चुअली यूनिट कॉस्टिंग का जो डेफिनेशन है वो हमें क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई करना है प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। और यूनिट कॉस्टिंग यहाँ पर एक कॉमा दे सकते हो तो फिर लैंग्वेज थोड़ा ठीक हो जाएगा। एंड यूनिट कॉस्टिंग मेथड जो हम लोग सीखेंगे बेसिकली वो नया कुछ भी नहीं है, इसलिए हम कॉस्ट शीट के बाद ही करवा रहे, जैसा कॉस्ट शीट करते थे वैसा ही होगा, सिर्फ यहाँ पर यूनिट वाला कॉलम मस्ट है, पर यूनिट वाला कॉलम बनेगा ही बनेगा, तभी ना निकल के आएगा यूनिट कॉस्टिंग। तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करना है प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। देखो हमें पता होना चाहिए ना, हम लोग जो 10 पेन चूज किए उसका एक एक यूनिट का प्राइस क्या है, तभी तो वो बोल रहे हैं, सेलर बोल रहे हैं 200, हम लोग अपना दिमाग लगा के 150 सोच रहे हैं, तो वही बोल रहा है। एंड यूनिट कॉस्टिंग मेथड्स कैन बी अप्लाइड, यूनिट कॉस्टिंग हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं ओनली ए सिंगल प्रोडक्ट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, अगर इसमें सभी सिमिलर प्रोडक्ट होता, सिंगल प्रोडक्ट मतलब एक ही जैसा प्रोडक्ट होता तो हमारा ये प्राइस का कंसेप्ट सही होता। अच्छा यहाँ पर एक ही जैसा पेन है, ठीक है, फिर तो हर एक पेन 15 रुपीज का होगा, तो अगर 10 पेन लेंगे तो 150 ही होगा। तो यूनिट कॉस्टिंग वहां सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वहां अप्लाई करना चाहिए जहां पर सिंगल प्रोडक्ट बनता है, या फिर बोल सकते हैं सिमिलर प्रोडक्ट बनता है, या फिर बोल सकते हैं आइडेंटिकल जो है आइडेंटिकल रेंज पे प्रोडक्ट बनता है, मतलब या तो सिमिलर होना चाहिए
या सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए। सिमिलर मतलब एक ही जैसा, ठीक है, एक ही जैसा। सिंगल मतलब एक ही प्रोडक्ट बनता है, एक ही रकम का प्रोडक्ट बनता है। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल का मतलब है वो मतलब उसका जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक जैसा लग रहा है, लेकिन मतलब देखने में एक जैसा नहीं है, आइडेंटिकल है। मतलब ये बोल सकते हैं जैसे मान लो एक डेयरी मिल्क का भी प्राइस जितना है सपोज, और एक किटकैट का भी उतना ही अगर होता है सेम वेटेज का, तो हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिकल। वो भी कैडबेरी टाइप है, ठीक है, या फिर उसके साथ हम लोग दूसरे किसी चॉकलेट का भी कंपेयर करके देख सकते हैं। तो आइडेंटिकल होना चाहिए, मतलब आइडेंटिकल मतलब सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो दोनों एक ही जैसा पेन है, ठीक है, आइडेंटिकल है, मतलब दोनों का कॉस्टिंग एक ही जैसा है। हाँ, वो देखने में थोड़ा सा अलग होगा, किसी पेन का स्ट्रक्चर अलग है, किसी पेन का स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन दोनों का प्राइस बराबर है, ठीक है। दोनों ही 15-15 रुपीज वाले पेन है, लेकिन एक ही जैसा नहीं है, बट आइडेंटिकल है, ठीक है। तो आइडेंटिकल अगर प्रोडक्ट है तो हम लोग यूनिट कॉस्टिंग लगा सकते हैं, क्योंकि उसका कॉस्ट सेम आया होगा, ठीक है। अगर सिंगल प्रोडक्ट है मतलब एक ही प्रोडक्ट बनता है ऑर्गेनाइजेशन में, वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, और अगर वैरायटीज ऑफ बनता भी है तो वो सिमिलर या आइडेंटिकल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आइडेंटिकल का मतलब। बेसिकली ये होता है, ये शायद मैंने एग्जांपल दिया भी। आइडेंटिकल का मतलब जैसे देखो स्कूल में या अगर किसी कॉलेज में यूनिफॉर्म वगैरह होता है, तो यूनिफॉर्म सबका क्या होता है? आइडेंटिकल। लेकिन ह्यूमन बींग्स तो अलग अलग है, लेकिन आइडेंटिकल हुआ ना, तो वो हो गया चीज आइडेंटिकल। तो सिमिलर, आइडेंटिकल या सिंगल प्रोडक्ट पे ही लगा सकते हैं, दूसरे प्रोडक्ट पे नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि उससे हमारा कैलकुलेशन नहीं निकल के आएगा, जिसका एग्जांपल मैंने दिया। अगर इसमें सिमिलर प्रोडक्ट होता तो 15 पर पीस ये सही था, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें सिमिलर अगर नहीं है, सिमिलर टाइप ऑफ पेन नहीं है, मैंने पेन का एग्जांपल लिया, तो फिर इस पे यूनिट कॉस्टिंग अप्लाई नहीं होगा। अब कैसे निकालना है? अगर सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट है तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ये तो मैंने सेल वैल्यू पे किया है, क्योंकि जो बेचेगा वो तो कॉस्ट पे नहीं बेचेगा, जो सेलर है वो तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लगा के बेचा होगा। तो अगर हम लोगों ने ये क्या निकाला है? हम लोगों ने बेसिकली ये निकाला है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, लेकिन हम लोग को निकालना क्या है? कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पर मैंने सेलिंग प्राइस लगाया, ये 1500 पे सेल होगा, इसीलिए मैंने इस तरीके से कैलकुलेट किया। हम लोग को क्या निकालना है? कॉस्ट पर यूनिट निकालना है यूनिट कॉस्टिंग के लिए। और कभी कभी प्रॉफिट पर यूनिट भी कैलकुलेट करने बोल सकता है, सेल पर यूनिट भी कैलकुलेट करने बोल सकता है। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने का टोटल कॉस्ट कितना है, डिवाइडेड बाय जितना यूनिट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे मान लो ये पूरे पेन को बनाने में मान लो लगा है 1200 रुपीज, तो अगर ये सेम टाइप ऑफ पेन है और यहाँ 100 पीसेस पेन है, तो 12 रुपीज जो है हमारा कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, ठीक है। ये कॉस्ट पर यूनिट। अब मान लो ये पेन ये लोग कितना करके बेचते हैं? 15 करके, अगर आइडेंटिकल है तो, या सिमिलर है, या फिर सिंगल प्रोडक्ट है। अदरवाइज तो यूनिट कॉस्टिंग अप्लाई होगा ही नहीं। अगर इसमें वेराइटीज ऑफ पेन है तो उसमें तो यूनिट कॉस्टिंग अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना कॉस्टिंग होगा, अपना अपना प्रॉफिट लगा के उसका अपना सेल वैल्यू होगा, ठीक है। तो यूनिट कॉस्टिंग हम लोग इसी वजह से पढ़ेंगे, ताकि हम लोग सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट का कॉस्ट पर यूनिट निकाल सके, या आइडेंटिकल प्रोडक्ट का, या फिर अगर बोलो तो जो है सिंगल प्रोडक्ट का, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोग को लॉस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हम लोग लॉस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। प्रोडक्शन करते हुए लॉस हो सकता है, ठीक है, प्रोडक्शन करते हुए लॉस हो सकता है। जैसे घर पे भी, अगर घर का प्रोडक्शन सेंटर क्या है? हम लोग का किचन, ठीक है। किचन में तो डेली कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता ही है ना, फैक्ट्री जैसा ही तो हुआ, वहां पर खाना बनता है, तो अब कुछ ना कुछ देखो लॉस होता ही है। जैसे स्पाइसेस वगैरह यानी मसाला वगैरह यूज करते वक्त थोड़ा बहुत गिर जाना, ठीक है, दैट इज नॉर्मल लॉस, ठीक है। ये क्या होता है? नॉर्मल लॉस। लॉस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। और एक एबनॉर्मल लॉस भी होता है, मान लो कुछ जल गया, तो वो एबनॉर्मल लॉस है ना, वो तो डेली डेली नहीं होता है। तो वैसे ही हम लोग का फैक्ट्री में भी होता है नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। जैसे मान लो अगर हम लोग पेन बनाते हैं तो 10 पेन बनाते हुए एक पेन खराब हो ही जाता है, वो मतलब एक पेन जो है डिफेक्टिव हो जाता है, वो नॉर्मल बात है। लेकिन मान लो 10 का 10 पेन ही खराब हो गया, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। तो अगर नॉर्मल लॉस है, उसका कॉस्ट हम लोग कस्टमर के ऊपर जो है मतलब कस्टमर को दे सकते हैं। मतलब ये लिखो, चार्ज टू प्रोडक्शन, समझाते हैं इसका मतलब क्या है। और इसको हम लोग लिखेंगे चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल, चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल।
देखो, अगर हम लोग का कोई एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस की वजह से हम लोग अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस की वजह से हम लोग अपने प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं बढ़ा सकते। मान लो हम लोग का जो पेन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री था वहां पर चोरी हो गया या आग लग गया, उस वजह से हमारा काफी लॉस हुआ, ठीक है। अब ये एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस मतलब क्या, जो डेली बेसिस पे नहीं होता है, जो कोई स्पेसिफिक रीजन से हो सकता है। तो हम लोग का मान लो गोडाउन में आग लग गया और पेन जल गया, ठीक है, काफी सारा पेन जल गया, हमारा नुकसान हो गया। तो जो पेन हम लोग 15 रुपीज में बेचते थे, सोच रहे हैं उसे 20 रुपीज में बेचेंगे, कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि मार्केट में हर एक चीज का एक प्राइस होता है, ठीक है। अब 15 का पेन 20 में बेचेंगे तो कोई क्यों लेगा, नहीं लेगा। तो अगर हम लोग का कुछ एबनॉर्मल लॉस हुआ है, उसकी वजह से हम लोग अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के बेचना चाहेंगे तो नहीं बेच सकते हैं, तो उसको हमें लॉस ही मानना पड़ेगा, यानी पीएल में चार्ज कर दो, क्योंकि कॉस्ट कर रहे हैं तो कॉस्टिंग पीएल में चार्ज कर दो, ठीक है। और नॉर्मल लॉस का मतलब है जो कि सभी के लिए नॉर्मल है, सभी का वो लॉस होता है, ठीक है। जैसे मान लो हर एक बिजनेस का ना अपना एक नॉर्मल लॉस होता ही है। तो अगर मान लो हम लोग अगर 10 पेन बनाते हैं, उसमें एक पेन डिफेक्टिव हो जाता है जो हम लोग सेल नहीं कर सकते, या फिर मार्केट में उसे कम वैल्यू में सेल कर सकते हैं, तो नॉर्मल लॉस की वजह से जो हमारा मतलब लॉस हो रहा है, उसके वजह से हम लोग प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा के सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बोला जाता है चार्ज टू प्रोडक्शन। हम लोग प्रोडक्शन के कॉस्ट में उसे ऐड कर सकते हैं आराम से, क्योंकि वो सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। नॉर्मल लॉस जो है वो गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है, ठीक है, जो हमारे हाथ में नहीं है, जो नेचर ने बनाया है। जैसे कि देखो, फूल जो है, फ्लावर्स, वो क्या हो जाता है, वो ऐसा थोड़ी ना है कि डे टू डे वो अच्छा ही रहेगा, वो उसका एक जो है टाइम लिमिट है, वो खराब हो जाता है, ठीक है। जैसे पेरिसेबल गुड्स, जैसे कि मान लो फिश वगैरह, जो फिश का बिजनेस करते हैं, फिश वगैरह, वो भी जल्दी जल्दी खराब हो जाता है। अब मान लो नेफ्थोलिन वगैरह, वो क्या होता है, वो जो है इवापोरेट हो जाता है। अगर कोई फ्रूट्स का बिजनेस कर रहा है तो फ्रूट्स वगैरह क्या होता है, जल्दी जल्दी पेरिसेबल हो जाते हैं, वो पेरिसेबल गुड्स है ना। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत तो लॉस होता है। मान लो अगर किसी का फ्रूट्स का बिजनेस है, अब एक जो पूरा पेटी में ऑरेंज आता है, मान लो ऑरेंज का सीजन आ रहा है, तो ऑरेंज जो आता है उसमें मान लो एक पेटी में अगर 100 पीसेस रहता है, तो एक आधा तो खराब होगा ही होगा, ट्रांसपोर्ट होके एक जगह से दूसरे जगह पे आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा थोड़ा बहुत लॉस होता है। लेकिन अगर पूरा का पूरा पेटी ही सड़ा हुआ निकल गया, मतलब उसमें जितने पीसेस ऑरेंज थे सारे बेकार निकल गए, दैट इज द एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। तो वो हमें खुद बेयर करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन जो थोड़ा बहुत लॉस होता है वो गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए, कि भाई इतना तो मतलब होना ही था, एकदम बचा के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो हम लोग कस्टमर पे चार्ज कर सकते हैं, दैट इज नॉर्मल लॉस। तो अब ये जहां पर ट्रीट करना होगा, नॉर्मल लॉस आएगा तो हम लोग प्रोडक्शन के कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं, एबनॉर्मल लॉस आएगा तो हम लोग उसे पीएल में चार्ज करेंगे, ठीक है। बस अभी के लिए हमें इतना ही चाहिए, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन वगैरह यूनिट कॉस्टिंग का, वो तो बिल्कुल हमारा कॉस्ट शीट के तरह ही होगा। अब देखते हैं, देखो एक क्वेश्चन की कैसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बोल रहा है देखो, द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ ए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द 4 वीक एंडेड 28 फरवरी। बोल रहा है कि नीचे का जो डेटा दिया हुआ है वो किस चीज का दिया हुआ है, एक मैन्युफैक्चरिंग का दिया हुआ है, वो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाता है, और ये कितने दिन का डेटा दिया हुआ है, 4 वीक का दिया हुआ है, एंडेड 28 फरवरी। ये वीक एंड हुआ है 28 फेब को, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोला है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है इसमें 4 लाख, डायरेक्ट वेजेस 2 लाख 40, मशीन आवर्स वर्कड 3200 आवर्स, मशीन आवर रेट 40, ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड 20 पर यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 10,000 at the rate of 120 each. You are required to find out the cost per unit and profit for the 4 week ended 28 February. हम लोग को क्या करना है, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है और प्रॉफिट निकाल के देना है, जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ये लोग बना रहे हैं उसका। और ये किस बेसिस पे निकालेंगे, ये जो 4 वीक का डेटा दिया हुआ है, जो वीक एंड हो रहा है 28 फेब को, उस बेसिस पे हमें कैलकुलेशन करके देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट शीट ही बनाना है, हमें तो कॉस्ट ही निकालना है ना, पर यूनिट का जरूर से निकाल के देना है, तो बेसिकली कॉस्ट शीट ही बनेगा। तो यहाँ पर देखो कैसे होगा, इलस्ट्रेशन 1, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट।
यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स। जैसे कॉस्ट शीट बनता है सेम तरीके से होगा, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट जरूर से बनेगा। क्वेश्चन में पूछेगा ही कॉस्ट पर यूनिट बनाओ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग टोटल वाला भी लिख लेते हैं, दोनों ही बनाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग कॉस्ट शीट जब बनाते थे तब मैंने क्या बोला था कि हम लोग कॉस्ट शीट का मतलब क्या है, पर यूनिट भी निकालना है, टोटल भी निकालना है। तो देखो मैंने दोनों तरह का कॉलम बनाया था। सिमिलर तरीके से जब हम लोग यहाँ पर यूनिट कॉस्टिंग करेंगे तो यूनिट बेसिस पे तो कैलकुलेट करेंगे ही, टोटल भी बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटल भी साथ साथ बनाओ। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है वो एक बार चेक करते हैं। देखो इन्होंने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। मतलब जितना प्रोड्यूस हुआ है उतना ही सेल हुआ है, तो ये लिखेंगे यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 10,000। तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 10,000। ये एक्चुअली लिखने का पैटर्न है कि जब हम लोग यूनिट कॉस्टिंग करेंगे ना तो कितने यूनिट के लिए बना रहे हैं, तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। मतलब ये जो कॉलम बना है इसके ऊपर मैंने ये लिख लिया कि ये कितने यूनिट के लिए हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये थोड़ा सा जो है लिखने का तरीका ऐसा किया है। तुम लोग एक काम कर सकते हो, ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। मेरा ना दोनों सिमिलर लाइन में आ गया, तो प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, ये लैंग्वेज इधर जाना चाहिए और ये दोनों के ऊपर ये जाना चाहिए। मेरा क्या हुआ है, ये हेडिंग और ये सिमिलर जगह पे आ गया है, ठीक है। तो बस वो प्रेजेंटेशन थोड़ा सा सही कर लो, बाकी ठीक है हम लोग का। अच्छा, अब देखते हैं क्या क्या डेटा दिया हुआ है। रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है 4 लाख, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड, क्योंकि सबसे पहले रॉ मेटेरियल ही चाहिए, हम लोगों ने तो कॉस्ट शीट में पढ़ा ना। रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 4 लाख, ये 4 लाख टोटल कॉलम में लिखेंगे क्योंकि ये टोटल दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 4 लाख, ठीक है। 4 लाख। अब पर यूनिट कितना होगा, देखो 4 लाख कंज्यूम क्यों हुआ है, प्रोडक्शन किया है बोल के, प्रोडक्शन करेंगे तभी कंज्यूम होगा। यूज यूज कब होता है, जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। तो 10,000 यूनिट के लिए 4 लाख यूज हुआ है, तो पर यूनिट के लिए कितना हुआ होगा, कैलकुलेट करने से पता चलेगा। 4 लाख डिवाइडेड बाई 10,000, कम ही होगा ना। सोच के देखो, अगर 10,000 यूनिट के लिए 4 लाख रुपीज का रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, तो एक यूनिट के लिए कितना होगा, कॉस्ट पर यूनिट मतलब एक यूनिट, ऑब्वियसली कम होगा, डिवाइड करने से मिलेगा। तो ये हो गया 40 रुपीज, इसका मतलब रॉ मटेरियल का कंजम्पशन है 40 रुपीज का, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला है, डायरेक्ट वेजेस। तो हम लोगों को ना कॉस्ट शीट का पैटर्न नहीं भूलना है, जैसे प्राइम कॉस्ट सारा चीज लिखते थे वैसे ही करना है, उसको नहीं भूलना है। तो इसके बाद हम लोग वेजेस ही लिखेंगे, दूसरा कुछ चीज नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस देखते हैं, डायरेक्ट वेजेस टोटल में कितना दिया है, 2,40,000। अब ये भी कितने यूनिट प्रोड्यूस करने में लगा होगा, 10,000 यूनिट। तो 10,000 से डिवाइड करने से कितना आ जाएगा, 24 रुपीज, ठीक है। अब प्राइम कॉस्ट ढूंढेंगे, देखते हैं कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है कि नहीं क्वेश्चन में। नहीं, मशीन आवर वर्क है, ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, ठीक है। मशीन आवर रेट, ये दोनों मिला के फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट कर लेंगे। ये ऑफिस है, ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है, ठीक है। तो ये दोनों मिला के हम लोग को मिलने वाला है प्राइम कॉस्ट। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट हम लोग को पर यूनिट भी मिलेगा, यहाँ टोटल करने पे, यहाँ टोटल करने पे ओवरऑल मिलेगा। तो ये हो गया 64 पर यूनिट और ये 6,40,000 प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, फैक्ट्री ओवरहेड। देखते हैं फैक्ट्री रिलेटेड क्या आइटम है, मशीन बोला है, तो मशीन रिलेटेड विथ फैक्ट्री होता है। तो मशीन में 3,200 आवर्स काम हुआ है और मशीन का जो रेट है वो 40 रुपीज है, रेट 40 रुपीज। इसका मतलब ये है कि फॉर 1 आवर मशीन अगर चलता है तो 40 रुपीज का जो है
एक्सपेंस आता है, मशीन आवर रेट, आवर मतलब 1 आवर का बात हो रहा है, फॉर 1 आवर 40 रुपीज का जो है हमारा एक्सपेंस होता है मशीन ऑपरेट होने पे। तो अगर 3200 आवर्स मशीन ऑपरेट हुआ है तो हम लोग का मशीन का कितना खर्चा आया होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो मशीन वाले खर्चे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका हम लोग हेडिंग दे सकते हैं ऐसे, फैक्ट्री ओवरहेड बोल के, फैक्ट्री ओवर हेड, ठीक है। और इसके अंडर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, पॉइंट देके लिख सकते हो यहां पर मशीन वर्क या फिर मशीन एक्सपेंस ऐसे लिख दो। अच्छा कैसे कैलकुलेट करेंगे, पर आवर तो बता दिया है 40 रुपीज, लेकिन उसको तुम लोग यहां मत लिख दो। देखो अगर पर आवर 40 रुपीज है तो तुम लोग यहां मत लिखो, क्योंकि ये पर आवर का कॉलम नहीं है, ये है पर यूनिट का कॉलम। तो मशीन का एक्सपेंसेस कितना होगा यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3200 आवर्स मशीन चला है एट द रेट ऑफ 40 रुपीज करके, तो टोटल कॉलम में पहले इसे लिखेंगे। तो 32 इंटू यहाँ पर कर लेते 3200, तो ये हो गया 1,28,000। ये देखो 1,28,000 जो है टोटल कॉस्ट ऑफ द टोटल मशीन का एक्सपेंसेस आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 10,000 करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हुआ है, तो 12.8 रुपीज। अब हम लोग इसको ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड तो और कुछ है नहीं, तो इसको ऐड कर देते हैं। अगर कुछ और भी होता तो इसके नीचे नीचे लिखते जाते। तो यहाँ पर आ जाता है हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट। अब ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करने से 6 रुपीज 76.8 हो गया, और यहाँ पर 7,68,000, ये हम लोग का कैलकुलेट होके आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। अब देखते हैं दूसरा क्या हमारे पास ओवरहेड है। तो फैक्ट्री के बाद ये दोनों मिला के फैक्ट्री हो गया, ये सब यूज कर लिया हम लोगों ने। ऑफिस ओवरहेड, तो फैक्ट्री के बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ही आता है। मैंने तुम लोग को बोला था कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दो तरह का होता है, जब हम लोग कॉस्ट शीट पढ़े थे, एक होता है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एक होता है नॉट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, जब कुछ भी नहीं बोला है तो हम लोग इसे क्या करेंगे, हम लोग इसे प्रोडक्शन से रिलेटेड मानेंगे और फैक्ट्री ओवरहेड के बाद ही इसे अप्लाई करेंगे। जब कुछ नहीं बोलेगा तो नॉर्मल जो कंसेप्ट हम लोग फॉलो करते हैं वही करेंगे। तो इसके बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होता है, तो यहाँ पर ऐड करते हैं ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड में देखो डायरेक्ट ऑफिस ओवरहेड ही नाम दे रखा है, 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट मतलब कौन सा है, अगर तुम लोग को याद है मैंने बोला था फैक्ट्री कॉस्ट को ही वर्क्स कॉस्ट बोलते हैं, इसका बहुत सारा नाम होता है, वर्क्स कॉस्ट होता है, फैक्ट्री कॉस्ट होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट होता है। तो ये 3 नाम था, मैंने लिखवाया भी था अगर तुम लोग को याद है तो वर्क्स कॉस्ट बोला है तो ये मत सोचो फिर ये नया क्या आ गया, नया कुछ भी नहीं है, फैक्ट्री कॉस्ट को ही वर्क्स कॉस्ट बोला जाता है। तो 10% ऑफ ये वाला कर लेते हैं, टोटल लिख के फिर यहाँ पर यूनिट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7,68,000, तो 10% करना है तो ये हो जाएगा 76,800। और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 7.68। चेक करके देखो, इसका 10% करोगे तो भी तो आ जाएगा ना, बात एक ही है। देखो इसको डिवाइडेड बाई 10,000 करो या 76.8 का 10% करो, एक ही बात है, तो भी हम लोग का आंसर आएगा। हम लोग इसको 10% दोनों पे अप्लाई करके ही निकाल सकते हैं। और अगर वैसा नहीं करना है तो इस पे डिवाइडेड बाई 10,000 करोगे तो भी कैलकुलेट होके आएगा। अब इस पे देखते कितना हो रहा है, +76.8, तो ये हो गया 84.48। 7,68,000 प्लस 76,800, 8,44,800, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो निकल के आए इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। नॉर्मली ये ऐड होने के बाद WIP वगैरह होता है वो सब यूज करते हैं, बट यहाँ पर है नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर ही लिख देते हैं, पीछे लिखने से फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहे हैं, जगह नहीं है। हम बता देते हैं क्या लिखा है मैंने, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब इसके बाद क्या ऐड होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होना चाहिए। यहाँ पर देखो सेलिंग ओवरहेड है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, 20 पर यूनिट। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे नेक्स्ट यहाँ पर।
सेलिंग ओवर रेट कितना बोला है? 20 पर यूनिट, यानी यूनिट कॉलम में 20 लिखेंगे, टोटल कॉलम में कितना लिखना चाहिए, ये वाला जो है समझना पड़ेगा। देखो सेलिंग ओवरहेड उसी यूनिट पे लगेगा जितना हम लोग सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेल भी हम लोग 10,000 यूनिट ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10,000 इंटू 20 लगना चाहिए, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 लाख। अगर मान लो, अगर सपोज यहाँ 10,000 में से सिर्फ 8,000 सेल होता, ठीक है, हम फिर से बोल रहे हैं, अगर 10,000 में से सोल्ड यूनिट 8,000 होता, बाकी क्लोजिंग स्टॉक में रह रहा है, अगर ऐसा होता तो सेलिंग एक्सपेंस सिर्फ 8,000 पे ही लगता, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंस हम लोग सिर्फ उसी चीज पे काउंट करेंगे जो चीज हम लोग सेल कर रहे हैं, लेकिन ये रॉ मेटेरियल एक्सपेंस, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री का एक्सपेंस, ये सब प्रोड्यूस्ड यूनिट पे होगा, ठीक है। अब प्रोड्यूस्ड में से ही सेल होता है, सिर्फ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस है सोल्ड नंबर ऑफ यूनिट पे होगा। यहाँ पर दोनों ही सिमिलर है, तो तुम लोग को ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है, आगे जाके दिखेगा कि अगर हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक में कुछ रह रहा है फिर कैसे ट्रीटमेंट होगा, तो जैसे मैंने बोला वैसे ही करना पड़ेगा। अब ऐड करते हैं, यहाँ पर हुआ था 84.48 और यहाँ 20 है, मतलब 104.48। अच्छा, अब 2 लाख और ये प्लस करने से हो जाएगा 10,44,800, 10,44,800। अब नेक्स्ट क्या बोला है हम लोग को? देखो एक आंसर तो आ गया कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट ये वाला आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एज वेल एज कॉस्ट पर यूनिट। मतलब इसको ना टोटल कॉस्ट नहीं लिख के, क्योंकि टोटल कॉस्ट लिखेंगे तो सिर्फ ये वाला कॉलम ही बताएगा, हम लोग इसको लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको हम लोग सीखे थे ना, कॉस्ट शीट में क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर आंसर लिखना है कि कॉस्ट पर यूनिट क्या है, तो इसको हम लोग अलग से लिख देंगे। और उसके बाद बोला है प्रॉफिट भी बताओ। अब प्रॉफिट कैसे पता करेंगे? क्योंकि 120 करके एक एक यूनिट सेल होता है, तो यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट भी निकाल लेंगे। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? बैलेंस करके निकाल लेंगे। एक यूनिट 120 में सेल होता है, ऐसा क्वेश्चन हमें बता रहा है, तो ये सेल्स का डेटा है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? बैलेंस करके निकाल लेंगे। 120 में हम लोगों ने सेल किया है, तो प्रॉफिट अर्न हो रहा है 104.48, लेस करने से पता चलेगा 15.52, इतना हम लोग का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ टोटल में भी निकाल लेते हैं। 10,000 यूनिट सेल हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 12 लाख, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 15.52, अगर एक यूनिट पे प्रॉफिट है तो 10,000 यूनिट पे कितना होगा? 1,55,200, ऐसे करके भी निकाल सकते हो, अदरवाइज बैलेंस करके भी निकाल सकते हो, एक ही बात है। अगर इससे इसको लेस कर दोगे तो भी इतना ही आएगा, तो प्रॉफिट भी हमें मिल गया। तो क्वेश्चन में हमें वही कैलकुलेट करने के लिए बोला था कि कॉस्ट पर यूनिट बताओ और प्रॉफिट बताओ। तो अगर लिखना चाहो तो इसका आंसर बाद में लिख सकते हो, हम और नहीं लिखवा रहे, कि आंसर ऐसा लिख सकते हो कि कॉस्ट पर यूनिट, दैट इज कॉस्ट पर यूनिट इज 15.52, एंड टोटल प्रॉफिट जो है, टोटल प्रॉफिट इतना। और अगर पर यूनिट प्रॉफिट जो है, सॉरी कॉस्ट पर यूनिट मैंने 15.52 बोल दिया, कॉस्ट पर यूनिट होगा ये वाला, ये ठीक है, हम लिखवा देते हैं, ये देखो, कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू 104.48 एंड प्रॉफिट पर यूनिट 15.52 एंड टोटल प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट का तो बोला नहीं है, पर यूनिट निकालना है कि क्या, हम लोग दोनों आंसर ही लिख देते हैं, 1,55,200, टोटल प्रॉफिट इतना है और कॉस्ट पर यूनिट इतना आ रहा है, ₹104.48। तो सिमिलर है, मैंने जैसे बोला था कॉस्ट शीट के तरह ही कैलकुलेशन करना, ये सब करना, बल्कि कॉस्ट शीट से आसान है, इतना ज्यादा डिफिकल्टीज इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। अब देखो मैंने जो फॉर्मूला लिखाया था, एक्चुअली हम लोगों ने वही किया। कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने के लिए जितना भी कॉस्ट लगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। ये देखो टोटल कॉस्ट इतना लगा प्रोडक्शन करने के लिए, यहां से तो प्रॉफिट स्टार्ट हुआ, डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग 10,000 यूनिट कर लेते हैं तो हम लोग का यही वाला आंसर आएगा 104.48, ठीक है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाए हैं और कुछ नहीं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर इलस्ट्रेशन 2, इसमें क्या बोला है देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि अथर्व
फार्माकेयर लिमिटेड प्रोड्यूस्ड ए यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट। अब जैसे ही बोला ना यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब आइडेंटिकल, यूनिफॉर्म मतलब आइडेंटिकल, मतलब इन पे यूनिट कॉस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। जब भी क्वेश्चन में ये पॉइंट देगा तभी ना हम लोगों ने पहले इसका जो है बेस समझा कि ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं क्या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया था कि सिमिलर प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट या यूनिफॉर्म प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल हो सकता है। तो अगर ये कंपनी यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है तो इस पे यूनिट कॉस्टिंग एप्लीकेबल होगा। एंड हैज अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 3000 यूनिट पर वीक ऑफ 48 आवर्स। बोल रहा है कि इस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो है कि 1 वीक में कंपनी 3000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, और 1 वीक में काम होता है 48 आवर्स। बोला है ना पर वीक ऑफ 48 आवर्स, मतलब पर वीक 48 आवर्स का है और उस पे प्रोड्यूस्ड होता है, हो सकता है 3000 यूनिट, बिकॉज कैपेसिटी। अब देखते हैं इतना ये प्रोड्यूस करते भी है या नहीं। फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल रिलेटिंग टू आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव वीक्स। बोल रहा है कि ये जो नीचे डेटा दिया हुआ है फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के रिकॉर्ड से हमें पता चला है कि ये जो डेटा अवेलेबल है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अवेलेबल रिलेटिंग टू आउटपुट, जो आउटपुट के मैटर पे बताया कि एक्चुअली इन्होंने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है, एंड कॉस्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव वीक। अच्छा, आउटपुट भी बताया है 3 कंसेक्यूटिव, मतलब लगातार। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या, एक एक करके लगातार 3 वीक का हमें डेटा दिया हुआ है आउटपुट का और कॉस्ट का। देखते हैं क्या दिया है। वीक नंबर 1, 2, 3, ठीक है, मतलब ये 7 डेज का, ये भी 7 डेज का, ये भी 7 डेज का, क्योंकि 7 डेज में 1 वीक होता है। तो पहले वीक में प्रोड्यूस हुआ है 1200 यूनिट, जबकि कैपेसिटी कितना होता है पर वीक में 3000। सेकेंड वीक में 1600 यूनिट, जबकि कैपेसिटी होता है 3000 यूनिट। थर्ड वीक में 1800, जबकि कैपेसिटी होता है 3000 यूनिट। मतलब कोई भी वीक में फुल कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ है। वो तो इनका कंपनी है, ये जैसा प्रोड्यूस करना चाहे करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज हुआ है, 9000, 12000, 13500। अब यूनिट जो है इंक्रीज होगा तो मटेरियल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। फॉर मोर यूनिट मोर मटेरियल रिक्वायर्ड। डायरेक्ट वेजेस भी उसी तरीके से इंक्रीज होगा, फॉर मोर यूनिट मोर वेजेस रिक्वायर्ड, तो वेजेस भी इंक्रीज होता गया। फैक्ट्री ओवरहेड देखो 31, 33, 34, ये भी इंक्रीज होता जा रहा है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। एज्यूमिंग दैट द कंपनी चार्ज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस, कंपनी सेलिंग प्राइस पे 20% प्रॉफिट चार्ज करता है, ऐसा एजम्पशन हमें लेना है, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करो द सेलिंग प्राइस पर यूनिट व्हेन द वीकली आउटपुट इज 2000 यूनिट। बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस बताओ, अगर ऐसा कंडीशन है तो सेलिंग प्राइस बताओ अगर वीकली प्रोडक्शन 2000 यूनिट है, मतलब ना तो हमें 1200 से लेना देना है, ना तो 1600 यूनिट से, ना तो 1800, हमें तो कुछ अलग ही दे दिया है। हम लोग को बोल रहा है कि 2000 यूनिट अगर प्रोड्यूस होता है वीकली तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा ये बताओ। अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट, ठीक है। तो अगर हम लोग कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेते हैं, क्योंकि ये यूनिट कॉस्टिंग इस पे एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्या है, यूनिफॉर्म है, यानी कि आइडेंटिकल है या सिमिलर है या सिंगल है, जो भी बोलो। तो कॉस्ट निकाल लेंगे और उसके बाद उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे। प्रॉफिट कैसे करेंगे, क्वेश्चन बता रहा है ना कि प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस पे 20%, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि इसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है। तो कॉस्ट, ये देखो पर यूनिट बोला है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने के लिए कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, प्रॉफिट भी पर यूनिट निकालेंगे। मतलब टोटल भी निकाल सकते हैं लेकिन पर यूनिट तो निकालना ही पड़ेगा, तब जाके हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता चलेगा। अच्छा, अब ये कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट हमारा क्या क्या कॉस्ट लगता है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मेटेरियल लगता है, वेजेस लगता है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये दोनों है हम लोग का डायरेक्ट कॉस्ट, ये है इनडायरेक्ट। ओवरहेड का मतलब ही इनडायरेक्ट हो गया। अब हम लोग को क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना पड़ेगा, ये तो 1200 यूनिट का है, ये 1600, ये 1800, हम लोग को तो निकालना है 2000 यूनिट का। तो हमारा स्टेटमेंट कैसे बनेगा पहले वो देखो, फिर हम बताते हैं कि कैसे करके हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस पर
यूनिट, ठीक है, फॉर 2000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स कॉस्ट पर यूनिट, वही सेम कॉलम ही बना लेंगे जैसे बनता है कॉस्ट शीट में। यहाँ बना लेते हैं कॉस्ट पर यूनिट, ये भी रुपीज में आएगा, यहाँ पर बना लेंगे टोटल, ये भी रुपीज में आएगा। तो सबसे पहला क्या खर्चा, मतलब किस चीज पे हमें कॉस्ट इनकट करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या चाहिए होता है प्रोडक्शन करने के लिए, रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, रॉ मटेरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। अब प्रॉब्लम ये है कि ना तो हमें पता है कि इसका कॉस्ट पर यूनिट कितना है, ना तो टोटल, मतलब डायरेक्टली हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन हम लोग को इतना पता है कि मटेरियल एक वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो हम लोग चेक करते हैं कि ये यूनिट प्रोड्यूस करने में अगर इतना मटेरियल का खर्चा लगा है तो मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट कितना है, मतलब कितना करके मटेरियल आया होगा, मतलब मटेरियल का कॉस्ट कितना है। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर टोटल कॉस्ट 9000 है, उसमें 1200 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है, तो 1 यूनिट के लिए कितना मटेरियल लगा होगा, बताओ कैसे निकालोगे, बोलो। अरे बोलो कैसे निकालोगे, बोलो कैसे निकालोगे। अगर 1200 यूनिट बनाने के लिए अगर 9000 का रिक्वायरमेंट है, ये तो रुपीज है ना, तो 1 यूनिट बनाने के लिए कितना रुपए का मटेरियल लगा होगा। ये तो मैंने बचपन वाला बात पूछ लिया। अगर 10 पेन का प्राइस 100 रुपए है तो एक पेन का कितना होगा, वैसे ही हो गया ना, कुछ तो बोल ही सकते हो, बोलो क्या होगा। अगर डायरेक्ट मटेरियल 9000 रुपीज का लग रहा है 1200 यूनिट प्रोड्यूस करने में, तो 1 यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना मटेरियल लग रहा है, कैसे निकालोगे, बोलो। बोलो किचू तो बोलो, क्यों तो बोलो। 9000, 7.5 हाँ बोलो और एक बार बोलो। 7.5 रुपीज। हाँ 7.5, ये देखो 9000 डिवाइडेड बाई 1200, ठीक है 7.5। अच्छा, अब अगर ये वेरिएबल है तो ये सभी 7.5 होना चाहिए, मतलब हम दिखाते हैं। फिर ये देखो सेकेंड वीक में जितना मटेरियल का खर्चा हुआ, इतना यूनिट बनाने में कितना हो रहा है, चेक करके देखो पर यूनिट का कितना हो रहा है, 12,000 डिवाइडेड बाई 1600, अगेन 7.5, 13,500 डिवाइडेड बाई 1800, अगेन 7.5, ये तो होना भी था, क्योंकि अगर सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट होता है तो सेम रॉ मटेरियल का यूज हो रहा होगा। इसीलिए जो भी रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बना है, चाहे फर्स्ट वीक में बने, चाहे सेकेंड वीक में बने, चाहे थर्ड वीक में बने, सारे मटेरियल का प्राइस सेम है। ये कैसे पता चला, हम लोगों ने कैलकुलेट करके देख लिया, एजम्पशन लेने का क्या जरूरत है, कैलकुलेट करके देख लिया। अब अगर हम लोग वही सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं 2000 यूनिट का, तो हम लोग का मटेरियल का प्राइस 7.5 करके ही होगा, 7.5 करके हमें लेना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने चेक कर लिया, ठीक है, कि 7.5 करके है हम लोग का मटेरियल का प्राइस। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे पर यूनिट आ जाएगा 7.5, और यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक यूनिट के लिए 7.5 है तो 2000 के लिए 15,000 है। देखो ये कॉस्ट जो है ना, ये तुम लोग जो बचपन में मैथ्स करते हो, ठीक है, वैसा ही तो है, अलग क्या है। तुम लोगों को कभी बोला जाएगा टोटल निकालो, कभी बोला जाएगा सिंगल यूनिट में निकालो, बस इतना ही। तो ये कैलकुलेशन हम करके दिखा देते हैं, कैसे करके हम लोग 7.5 कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वर्किंग नोट बना के दिखा देते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। क्या हम लोग कोई भी एक डेटा पे दिखा सकते हैं, हाँ कोई भी एक डेटा पे दिखा सकते हो, क्योंकि सभी में सेम आंसर आएगा, कोई भी एक डेटा ले लो। तो हम पहला वाला ही ले रहे हैं, 9000 डिवाइडेड बाई 1200 यूनिट, तो ये हो जाएगा ₹7.5
पर यूनिट। और वैसे भी ना मेटेरियल जो है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट के लिए यूज हो रहा है तो सेम काइंड ऑफ मेटेरियल होगा तो प्राइस सेम ही होगा, लेकिन फिर भी हमें कंफर्म करके देखना पड़ेगा कि सभी केस में मेटेरियल का प्राइस एक ही जैसा आ रहा है कि नहीं। तो वही प्रोडक्ट बनाएंगे तो 2000 यूनिट बनाने के लिए सेम मेटेरियल यूज होगा तो 7.5 करके इतना अमाउंट हमारा लग जाएगा। अब लेबर का देखते हैं, उसके बाद लेबर का जरूरत होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट लेबर। लेबर का भी हम लोग सेम तरीके से चेक करेंगे कि लेबर का कॉस्ट कितना है। तो लेबर का देखो 3600 वेजेस दे रहे हैं 1200 यूनिट बनाने के लिए, तो पर यूनिट के लिए कितना दे रहे हैं, एक यूनिट बनाने का लेबर कितना ले रहा है, 3 रुपीज। ठीक है, यहाँ पर भी चेक करो 4800 डिवाइडेड बाई 1600, देखो 3 रुपीज ही ले रहा है क्योंकि सेम प्रोडक्ट ही तो बना रहा है। तो अब आज बनाए, कल बनाए, परसों बनाए, इस वीक में बनाए, नेक्स्ट वीक एंड नेक्स्ट वीक बनाए, तो लेबर तो एक ही जैसा चार्ज करेगा क्योंकि सेम प्रोडक्ट बना रहा है, अलग कुछ बना नहीं रहा है। तो वैसे ही तो 5400 डिवाइडेड बाई 1800, तो यहाँ पर भी देखो 3 रुपीज आ गया। यानी लेबर का हम लोग का जो कॉस्ट है वो कितना करके है, 3 पर यूनिट करके। तो ये हम लोग यहाँ पर 2000 यूनिट पे भी एप्लीकेबल कर सकते, 3 पर यूनिट करके होगा, 3 इंटू 2000, ये हो जाएगा हम लोग का 6000, और इसको टोटल करने से निकल के आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट हो गया 10.5 और ये हो जाएगा 21,000। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर इसका भी हम लोग वर्किंग नोट बना लेंगे ताकि कभी भी अगर क्वेश्चन को देखो तो तुम लोग को समझ में आ जाए कैसे करके कैलकुलेशंस हुआ है। वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। कोई भी डेटा लेके देख सकते हैं, ठीक है, हम स्टार्टिंग वाला ही ले रहे हैं, 3600 डिवाइडेड बाई 1200 यूनिट, तो ₹3 पर यूनिट। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ पर लिख लेंगे, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड लिखना पड़ेगा। अब फैक्ट्री ओवरहेड का हम लोग देखते हैं कितना होगा। अब इसमें देखो ये समझने वाला बात है, फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा कितना है, 31,000 कितने यूनिट के लिए, 1200 के लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं 31,000 डिवाइडेड बाई 1200, तो ये कितना आ गया, ये आ रहा है हम लोग का 25.83। तो ये लिख के दिखाते हैं तुम लोग को, देखो 25.83। अच्छा, 33,000 डिवाइडेड बाय 1600, तो इसका आंसर कितना आया, 20.625। ये क्या हुआ, अलग अलग हो रहा है, हाँ अलग हो रहा है। अब देखो 34,000 डिवाइडेड बाय 1800, तो ये कितना आ रहा है, ये कुछ आ रहा है हम लोग का 18.88। ठीक है, 18.88 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 18.88। अब ऐसा क्यों आ रहा है, देखो हम लोग का मेटेरियल जो है ना वो वेरिएबल कॉस्ट था, वेजेस भी जो है वेरिएबल कॉस्ट था। वेरिएबल कॉस्ट का फीचर्स क्या होता है समझो, वेरिएबल कॉस्ट का फीचर्स क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है जो कॉस्ट हम लोगों का पर यूनिट में फिक्स्ड है लेकिन टोटल में चेंज होगा, पर यूनिट में फिक्स्ड लेकिन टोटल में जो है वेरी करेगा, उसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। मतलब ये हो गया, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो घर पे आता है, ठीक है, तो सभी के घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो वहां पर अगर तुम लोग देखोगे तो पर यूनिट चार्जेस बोला हुआ रहता है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो भी करंट मार्केट रेट चल रहा है कि पर यूनिट इतना करके। अब जितना कंजम्पशन करोगे इलेक्ट्रिसिटी का उतना बिल भरना पड़ेगा। अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है 7 पर यूनिट करके है, और अगर हम लोग 100 यूनिट जो है कंज्यूम करते हैं तो हमें 700 रुपीज देना पड़ेगा। अगर हम लोग 200 यूनिट कंज्यूम करेंगे तो 1400 रुपीज देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, टोटल वेरी कर रहा है टोटल अमाउंट, लेकिन जो पर यूनिट है वो तो फिक्स्ड है। तो इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट फिक्स्ड होता है, टोटल वेरी होता है। ठीक है, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है, अब समझो, अब जो फिक्स्ड कॉस्ट है यहाँ पर, फिक्स्ड कॉस्ट का क्या फीचर्स है, फिक्स्ड कॉस्ट का फीचर्स ये है कि वो पर यूनिट में वेरी करेगा, ठीक है, और टोटल में फिक्स्ड रहेगा। मतलब एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो रेंट, रेंट पे मान लो
रेंट पे मान लो एक घर पे दो लोग रहते हैं, ठीक है, एक घर पे दो लोग रहते हैं। अब रेंट है मान लो 5,000 का, तो दो जन कितना कितना देंगे, 2,500, 2,500 तो हो गया 5,000, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये टोटल रेंट क्या है, टोटल रेंट 5,000 ही होगा, चाहे दो जन रहे चाहे चार जन रहे। अगर दो जन रहेगा तो पर यूनिट होता है 2,500, 2,500। अगर 4 पर्सन रहे तो 1,500 करके रेंट आ जाएगा पर पर्सन का। तो पर यूनिट वेरी कर गया ना। तो वही चीज होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट वेरी करेगा लेकिन टोटल में वेरी नहीं करेगा, जबकि वेरिएबल कॉस्ट जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, उसका पर यूनिट फिक्स्ड होगा लेकिन टोटल वेरी करेगा। उसका प्रूफ भी देख लो कि यहाँ पर देखो, ये भी हम लोग का था 7.5, ये भी 7.5 था, ये भी 7.5 था, लेकिन टोटल अलग अलग है क्योंकि यहाँ पर स्केल अलग हो रहा है। कभी 1,200 प्रोडक्शन, कभी 1,600, कभी 1,800। यहाँ भी देखो 3 3 3 था, तो 1,200 इंटू 3, 1,600 इंटू 3, 1,800 इंटू 3, इस हिसाब से हुआ। पर यूनिट फिक्स्ड है, टोटल वेरी कर रहा है। अब यहाँ पर क्या है, ये वेरिएबल ओवरहेड, इसका पर यूनिट वेरी कर रहा है। तो मैंने अभी अभी बोला तुम लोगों को कि पर यूनिट वेरी करने पे फिक्स्ड कॉस्ट होता है, लेकिन ये फिक्स्ड भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड होता तो टोटल तो सभी में एक ही जैसा होता ना। तो वीक 1 में भी जितना होता, वीक 2 में भी उतना ही होता, वीक 3 में भी उतना ही होता। फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज नहीं होना चाहिए टोटल में। तो यहाँ पर हम वही बोल रहे हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड में, फैक्ट्री ओवरहेड जो दिख रहा है वो ना तो वेरिएबल है, वेरिएबल होता तो पर यूनिट फिक्स्ड होता, और ना तो वो फिक्स्ड है। क्यों, क्योंकि फिक्स्ड होता तो टोटल फिक्स्ड होता। तब ये है क्या, ये है आधा वेरिएबल आधा फिक्स्ड, मतलब सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड, जो भी बोलो। ये कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। पहले हम लोग चेक करेंगे कि पर यूनिट हम लोगों का चेंज हो रहा है कि नहीं। पर यूनिट चेंज हो रहा है तो लगेगा फिक्स्ड कॉस्ट है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट होता तो सभी का डेटा एक ही जैसा होता ना। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जितना भी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करो वो चेंज नहीं होगा। जैसे दो लोग रह रहे थे तो भी रेंट 5,000 था, चार लोग रहेंगे तो भी रेंट 5,000 है, पर यूनिट में चेंज होगा। तो यहाँ तो चेंज हो रहा है टोटल में, और पर यूनिट में भी चेंज हो रहा है, टोटल भी चेंज पर यूनिट भी चेंज। तब ना तो फिक्स्ड है ना तो वेरिएबल है, दोनों का मिक्स्ड अप है। तो हमें क्या करना है, ये जो है इसमें फिक्स्ड नेचर का भी कॉस्ट है और वेरिएबल का भी कॉस्ट है, हमें दोनों को सेपरेट करना है। कैसे करेंगे, दिखाते हैं, देखो कैसे होगा, सेपरेट कैसे कर सकते हैं। और इस चीज को बजट कॉस्टिंग भी जब करोगे या मार्जिनल कॉस्टिंग, हर जगह पे ये काम आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो वर्किंग नोट नंबर 3, यहाँ पर लिखते हैं कैसे करके आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट कैसे लिखा जाएगा, ये देखो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू चेंजेस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंजेस इन टोटल यूनिट। बताते हैं ये ऐसा फॉर्मूला क्यों लिखा मैंने। देखो, वेरिएबल कॉस्ट के वजह से हम लोग का क्या होगा, टोटल अमाउंट में चेंज आ सकता है। जैसे देखो, हम ये बोलना चाह रहे हैं, जब हम लोग 1,200 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे तो फैक्ट्री ओवरहेड था 31,000। जैसे ही हम लोगों ने 1,600 यूनिट प्रोड्यूस किया तो फैक्ट्री ओवरहेड हो गया है 33,000, ठीक है। तो ये चेंज हुआ, क्वांटिटी चेंज होने पे ये चेंज हुआ, लेकिन हम लोगों ने चेक करके देखा कि ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट होता तो पर यूनिट सेम होता। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब हम लोगों का प्रोडक्शन क्वांटिटी यहां से यहां चेंज हुआ, मतलब 400 यूनिट इंक्रीज हुआ, तो हम लोग का कॉस्ट भी कितना इंक्रीज हो गया है, 4,000, सॉरी 2,000, ये दोनों का डिफरेंस, ठीक है, 2,000। अब देखो इस चीज को हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। मैंने क्या लिखा है फॉर्मूले में, मैंने यहाँ पर लिखा है चेंजेस इन टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट में चेंजेस, क्या ये दोनों ही लेना जरूरी है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तुम लोग कंपेयर करने के लिए ये दोनों का कंपेयर कर सकते हो, ये दोनों का कंपेयर कर सकते हो, अदरवाइज ये दोनों का भी कंपेयर कर सकते हो, सभी में सेम आंसर आएगा, हम दिखा देंगे। पहले हम ये दोनों को लेके करते हैं। जैसे यहाँ पर इससे डिवाइड करो, इससे करो या इससे करो, हर जगह पे 7.5 ही आएगा ना, और यहाँ ये तीनों में से कुछ भी ले लो, हर जगह पे 3 आएगा। वैसे ही यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी डेटा कंपेयर क्यों ना करें, हमारा आंसर सेम आएगा। तो पहले हम दिखाते हैं कि यूनिट चेंज पे, ये देखो चेंजेस इन टोटल यूनिट, अगर यूनिट 1,600 से 1,200, सॉरी 1,200 से 1,600 हुआ, तो ये मैंने लिखा है। तो 1,600 के लिए टोटल कॉस्ट कितना है, 33,000, तो पहले मैंने 33,000 लिख लिया। और
1200 के लिए 31,000। तो ये डिफरेंस हमें क्या बताएगा? चेंजेस इन टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 2000। चेंजेस इन टोटल यूनिट कितना हो गया? 400। ठीक है, तो ये डिवाइड करने से कितना आएगा? डिवाइड करने से आ जा रहा है ₹5 पर यूनिट। ठीक है, ₹5 पर यूनिट आ रहा है। अब तुम लोग सोचोगे कि मैंने ये ही आगे लिखा, ये बाद में क्यों लिखा? तुम लोग दूसरा भी लिख सकते हो। कैसे? तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 1200 माइनस 1600 अगर लिखोगे तो 1200 का डेटा यहाँ पहले लिखना है। अगर टोटल यूनिट में पहले 1200 लिख रहे हैं तो टोटल कॉस्ट में भी पहले 1200 का कॉस्ट लिखना पड़ेगा। 31,000 माइनस 33,000। लेकिन इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव आंसर आएगा। मतलब ये देखो, यहाँ पर -2000 आएगा, यहाँ पर -400 आएगा, फिर ये माइनस माइनस कैंसिल करना पड़ेगा, ₹5 आ जाएगा। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना है, अगर मैंने पहले 1600 लिखा है तो उसी का कॉस्ट मुझे पहले लिखना पड़ेगा, और अगर पहले 1200 लिखना है तो उसी का कॉस्ट मुझे पहले लिखना पड़ेगा। तो ये सिमिलरिटीज मुझे रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं आंसर आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि जब हम लोग का प्रोडक्शन 1200 से 1600 हो गया तो हम लोग का कॉस्ट इतना बढ़ गया। तो कॉस्ट क्यों बढ़ेगा? जो कॉस्ट यूनिट प्रोडक्शन पे चेंज होगा वही वेरिएबल कॉस्ट है। समझ के देखो, यूनिट प्रोडक्शन पे जो चेंज होगा, जैसे 1200 पे 9000 हुआ, 1600 पे 12,000 हुआ, और 1800 पे 13,500 हुआ, ये वेरिएबल कॉस्ट है। क्या? मेटेरियल, तभी तो हुआ। अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट होता, जैसे मान लो रेंट, अगर 1200 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो भी जो रेंट होगा, 1600 करेंगे तो भी वही रेंट होगा, 1800 करेंगे तो भी वही रेंट होगा। इसका मतलब जितना पर यूनिट चेंजेस हो रहा है वो फॉर वेरिएबल कॉस्ट के लिए हो रहा है। इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम लोग इसमें ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे कॉस्ट जो है ये वेरिएबल प्लस फिक्स्ड का मिक्स्ड अप है। मुझे निकालना है कि इसमें वेरिएबल कितना है, फिक्स्ड कितना है। तो इसका एक प्रोसेस हम बता रहे कि कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पर यूनिट, यूनिट का चेंज होने पे जो प्रोडक्शन का स्केल है वो चेंज होने पे वेरिएबल कॉस्ट में चेंजेस होता है, फिक्स्ड कॉस्ट में नहीं होता है। अगर यूनिट इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा, अगर यूनिट डिक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगा। तो देखो, मैंने यहाँ इंक्रीमेंट पे लिया है कि अगर हम लोगों का यूनिट प्रोडक्शन 1200 से 1600 हो रहा है तो हम लोग का कॉस्ट का चेंजेस इतना है। तो इसका मतलब चेंजेस जो भी हुआ है यूनिट चेंज होने पे वो वेरिएबल कॉस्ट है, इसीलिए ये जो 5 पर यूनिट आया ये वेरिएबल कॉस्ट आया है। ठीक है, अब ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब हम लोग इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे? सिंपल तरीका है, हम लोग ऐसे लिखते हैं, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल टू क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड, और ये देखो फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दोनों का मिक्स्ड अप है। ये हम लोगों ने पहले ही चेक किया। अब कोई भी एक फैक्ट्री ओवरहेड ले लो, जैसे हम ये 31,000 ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें फिक्स्ड कितना है वो तो नहीं पता, लेकिन वेरिएबल मुझे पता चल गया। इसमें वेरिएबल है 5 पर यूनिट करके। ठीक है, तो ₹5 पर यूनिट, और वेरिएबल और यूनिट कितना लेंगे, क्योंकि टोटल निकालेंगे ना, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसे लिखो, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लिख लिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ये तो एक यूनिट का है, और ये जो मैंने डेटा पिक किया है 31,000, ये फॉर 1200 यूनिट है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1200 यूनिट पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कितना कैलकुलेशन होके आता है। टोटल फिक्स्ड प्लस 6000, तो ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लिख लो। ठीक है, मैंने कॉस्ट लिखा नहीं है, तुम लोग कॉस्ट लिख लो। 31,000 माइनस 6,000। ठीक है, इधर से इधर ट्रांसफर कर दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर आंसर हम लोग का आ जाएगा 25,000। एक्चुअली फिक्स्ड कॉस्ट इसमें इनकर्ड है 25,000, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हो गया 6,000। क्या हम लोग कोई भी डेटा कंपेयर करते तो हम लोग का सेम आंसर आता? बिल्कुल सेम आंसर आता। जैसे कि देखो, यहाँ पर हम 5 पर यूनिट, मैंने ये दोनों का कंपेयर करके किया है। अगर हम लोग ये दोनों का कंपेयर करते इसके साथ इसका, तो भी सेम आंसर आता। देखो, हम यहाँ पर शॉर्टकट में दिखाते हैं। हम लोग का कॉस्ट 34,000 हुआ 33,000 से, और यूनिट में चेंजेस हुआ कुछ ऐसा, 1800 माइनस 1600। तो यहाँ पर कितना आ गया? 1000
और ये हो गया 200। तो ये डिवाइड करने से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर चेक करवा दिया कि अगर हम लोग ये दोनों को कंपेयर करते तो भी 5 आएगा। अच्छा, अगर हम लोग ये दोनों को कंपेयर करते तो भी 5 आएगा, बिल्कुल, तो भी 5 आएगा। ये देखो, 34,000 माइनस 31,000 डिवाइडेड बाई 1200 और 1800 का डिफरेंस, 1800 माइनस 1200, तो ये हो गया 3000 डिवाइडेड बाई 600, तो ये कितना हो गया, 5 पर यूनिट। तो कैसे भी निकालो 5 पर यूनिट ही आएगा वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, अब नेक्स्ट बात ये है कि हम लोग किसी भी डेटा को यहाँ पर लेते हैं, 31 की जगह कुछ और भी डेटा लेते हैं तो भी क्या हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट 25 आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो, मैंने 31 लिया, अगर हम इसके जगह 33 लेते हैं, ये देखो, तो यहाँ पर 5 पर यूनिट रहेगा, ये 1200 नहीं रहेगा, क्योंकि 33 वाले केस में ये कितना है, 1600 है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 1600। तो ये कितना हो जाएगा, ये फिर 6000 की जगह हो जाएगा 8000, 9000। हाँ, 9000। अब 9000 और 33,000 का डिफरेंस निकालते हैं। देखो 24, ये 9000 नहीं, फिर 8000 ही होगा, शायद मैंने ओरली किया है तो गलत कर दिया होगा। हाँ, 8000 हो रहा है। ठीक है, तो 8000 माइनस 33,000, तो ये देखो 25,000 आ जाएगा। तुम लोग कोई भी डेटा ले लो, आंसर सेम ही आएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट, इसका मतलब इसमें फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये कैसे बना है, ये बना है 25,000 प्लस बाकी अमाउंट को लेके, इसमें भी 25,000 है प्लस बाकी वेरिएबल अमाउंट है, इसमें भी 25,000 है, बाकी वेरिएबल अमाउंट है। वेरिएबल अमाउंट कितना होगा, तो 5 पर यूनिट करके है, तो 1200 इंटू 5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1600 इंटू 5, ये कितना होगा, 1800 इंटू 5। चेक करके देखो, सभी में आंसर सेम आएगा, मतलब हम लोगों ने सही कैलकुलेशन किया है, तभी ना आएगा। ये देखो 1200 इंटू 5 कितना हो गया, 6000 प्लस 25,000 कितना आ गया, 31,000। इसका देखो 1600 इंटू 5, इसमें वेरिएबल 8000 का हो गया और फिक्स्ड है 25,000, तो कितना हो गया, 33,000। अच्छा, 1800 इंटू 5 कर लो तो कितना आ गया, 9000 प्लस 25,000 कर लो तो कितना आ गया, 34,000। इस तरीके से फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग का बना हुआ है, हाफ फिक्स्ड और हाफ वेरिएबल, यानी सेमी फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल बोल सकते हैं। अच्छा, अब इसी चीज को हमें 2000 यूनिट पे अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का जो स्टेटमेंट बन रहा है वो तो 2000 यूनिट के लिए बन रहा है। तो फॉर 2000 यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर 2000 यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा। फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा फिक्स्ड प्लस वेरिएबल का मिक्स्ड अप, तो फिक्स्ड कितना होगा 25,000 और वेरिएबल कितना होगा 5 रुपीज करके 2000 यूनिट पे अप्लाई करेंगे, तो 25,000 प्लस 10,000, तो ये हो जाएगा हम लोग का 35,000। देखो समझ में आया कि नहीं, 35,000 होगा, इस तरीके से होगा। ये पोर्शन मेन है, और ये पॉइंट जो है हम लोगों को बजट कॉस्टिंग में भी लग जाएगा, और इसके अलावा हम लोग का जो है मार्जिनल कॉस्टिंग वगैरह में भी इसका यूज हो जाएगा। तो देखो 35,000 आया, इस तरीके से ये समझ में आना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो कि अगर नहीं समझ में आया तो। यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक है, तो ये हम लोग का आ जाएगा, ये वर्किंग नोट नंबर 4 यहाँ लिखना चाहिए मुझे, 35,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 35,000, 35,000। ठीक है, 35,000 लिख लिया। अब अगर मुझे पर यूनिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाई 2000 करके, टोटल में निकाल रहे हैं ना, तो फिर ये डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2000 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.5। अब टोटल कर लेंगे, 10.5, तो ये हो गया 28। अच्छा, मैंने गलत लिख लिया है, 28 होगा, और ये हो जाएगा 56,000। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बोला है, बोला है 20% ऑन सेलिंग प्राइस, 20% ऑन सेलिंग प्राइस। बट ये हम लोग का सेलिंग प्राइस नहीं है, सेलिंग प्राइस तो प्रॉफिट ऐड करने पे निकल के आएगा सेलिंग प्राइस। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सेल पे अगर 20% है तो कॉस्ट पे कितना होगा, वो भी हम दिखाते हैं। देखो इसका भी काफी यूज होता है, अकाउंट्स में भी यूज होता है, हर एक जगह पे यूज होता है। तो यहाँ एक वर्किंग नोट करके दिखाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 5। ठीक है, तो देखो हम लोग को बोला है कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल, ये तीन चीज हमें पता होना चाहिए। प्रॉफिट बताया है 20%, यानी 20 रुपीज, परसेंट मतलब
कितने पे, आउट ऑफ 120 का बात हो रहा है, तो 20 रुपीज प्रॉफिट है और 100 रुपीज क्या है, सेलिंग प्राइस है, क्योंकि सेल पे बोला है। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट 80 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तभी तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पता चलेगा। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कैसे निकलता है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट करके। प्रॉफिट ऑन सेल अगर प्रॉफिट बाय सेल करके निकलता है तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्रॉफिट बाय कॉस्ट करके निकलेगा। प्रॉफिट 20 है, इस टेबल से हमें सारा डेटा मिल जाएगा, ये 80, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, ये 1/4 हो गया, तो हम लोग इस पे 1/4 अप्लाई करेंगे, 1/4 ऑन कॉस्ट हो जाएगा, तो 20% ऑन सेलिंग प्राइस दैट इज 1/4 ऑन कॉस्ट। अब इस पे 1/4 लगाएंगे तो कितना होगा, 7 रुपीज, और यहाँ पर 7 रुपीज ऐड करने से हो जाएगा 35। अच्छा, यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 7 एक यूनिट का, 2000 यूनिट का हो जाएगा 14,000, और ये ऐड करने से हो जाएगा 70,000। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या निकल के आ गया, सेल प्राइस, सेल्स वैल्यू, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, ये सेल्स वैल्यू निकल के आ गया। तो हम लोग को यही कैलकुलेट करने के लिए बोला था कि कंपनी अगर 20% सेलिंग प्राइस रख रही है, प्रॉफिट रख रही है 20% ऑन सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होगा, यानी कि ये वाला 35, और आउट फॉर द व्हेन द वीकली आउटपुट इज 2000, अगर 2000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कितना होगा, ये पूछा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेन देखो क्या है, मेन ये है कि हमें ना तो यहाँ रॉ मटेरियल पर यूनिट गिवन था, हमें ढूंढना पड़ा, ना तो लेबर पर यूनिट गिवन था, वो भी हमें ढूंढना पड़ा, ना तो फैक्ट्री ओवरहेड का हमें डेटा एग्जैक्टली गिवन था। तो जो भी प्रीवियस डेटा था उसको यूज करके हम लोग निकाल पाए। उसको यूज इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये भी जो प्रोडक्ट बना है 2000 यूनिट भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि वो यूनिफॉर्म टाइप प्रोडक्ट बनाते हैं, तभी हम लोग यूनिफॉर्म कॉस्टिंग जो है इस पे अप्लाई कर सकते हैं, यूनिट कॉस्टिंग। ठीक है, यूनिट कॉस्टिंग तभी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये पेन वाला एग्जांपल था, अगर सेम पेन है तो सेम तरीके से हम लोग उसे कैलकुलेट कर पाएंगे, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो प्राइस निकल के आया वही 2000 यूनिट पे हम लोगों ने अप्लाई किया। अच्छा, अब इसके बाद मिडिल का क्वेश्चन कुछ और चीजों का है, ये बैच कॉस्टिंग का है। इसके बाद यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन मिलेगा जो कि यूनिट कॉस्टिंग से रिलेटेड है, ये वाला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर क्या बोला है, वंडर लिमिटेड हैज ए कैपेसिटी ऑफ 1,20,000 यूनिट्स पर एनम। वंडर लिमिटेड एक कंपनी है, उनका कैपेसिटी है पर एनम 1,20,000 यूनिट प्रोड्यूस करने का, मतलब ईयरली 1,20,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है एज इट्स ऑप्टिमम कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम यही है, मतलब जितना भी जोर लगा ले इससे ज्यादा नहीं होने वाला, ऑप्टिमम मतलब वही होता है। द प्रोडक्शन कॉस्ट एज अंडर, डायरेक्ट मटेरियल 90 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 60 पर यूनिट, यहाँ पर यूनिट दे दिया है, चलो अच्छा है पर यूनिट दे दिया है, कुछ भी निकालने के लिए बोलेगा हम लोग फटाफट कैलकुलेट कर पाएंगे। ओवरहेड बताया है, फिक्स्ड जो है वो 30 लाख पर एनम है। अब देखो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है, हम लोग कितना भी प्रोड्यूस करें, चाहे हम लोग पूरा 1,20,000 यूनिट प्रोड्यूस करें तो भी 30 लाख हमारा खर्चा लगने ही वाला है, चाहे हम लोग 1 लाख बनाए तो भी 30 लाख लगेगा। अगर हम लोग 0 यूनिट भी प्रोड्यूस करते हैं तो ये देना ही पड़ेगा, जैसे रेंट। अब हम लोग फैक्ट्री का रेंट देंगे, अगर हम लोग प्रोडक्शन करेंगे तो ही देंगे, नहीं करेंगे तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। वो तो हमारा मर्जी है, हम लोग प्रोडक्शन करें या ना करें। फैक्ट्री का रेंट का अमाउंट तो हमें भरना ही पड़ेगा, हम लोग प्रोडक्शन कम करें ज्यादा करें, प्रोडक्शन जीरो करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग को रेंट देते जाना है। ठीक है, अगर हम लोग रेंट एग्रीमेंट के अंडर है तो। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है देखो, सेमी वेरिएबल। अब सेमी वेरिएबल अभी अभी सिखाया मैंने क्या होता है। सेमी वेरिएबल जो है 20 लाख पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी एंड एन एक्स्ट्रा अमाउंट 4 लाख फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ। इस लाइन को समझना पड़ेगा। बोल रहा है एक सेमी वेरिएबल खर्चा भी है, वो कितना है, वो है पर एनम, मतलब ईयरली 20 लाख। ठीक है, अगर हम लोग 50% कैपेसिटी यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि इनका एक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का यहाँ पर डेटा दिया था ना कि इनका मैक्सिमम मतलब 100% कैपेसिटी के हिसाब से 1,20,000 प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर ये 50% कैपेसिटी यूज करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड होता है 20 लाख, और एंड एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 4 लाख फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी। अगर हम लोग अपना कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं 50% से ज्यादा, कितना ज्यादा, बोल रहे हैं कि 25% और पार्ट देयर, मतलब 25% या फिर मतलब पार्ट में मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि 25% इंक्रीज हो या फिर उससे कम हो, पार्ट पार्ट करके। ठीक है, पार्ट देयर, मतलब इसका कुछ पोर्शन, मतलब
50% से इंक्रीज होने से मतलब है, अगर 50% से ज्यादा इंक्रीज होता है तो हर 25% इंक्रीज होने पे, जैसे मान लो हम लोगों ने प्रोडक्शन किया 75%, ठीक है, तो 50% प्लस 25% तो कितना हो गया 75%, तो जो सेमी वेरिएबल खर्चा है वो 20 लाख प्लस 4 लाख हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये वाला पॉइंट का मतलब समझो, अभी मैंने यहाँ तक समझाया, अब बोल रहा है कि 25% अगर इंक्रीज हुआ तो 4 लाख तो होगा ही, और उससे भी आगे अगर इंक्रीज हुआ कुछ भी अमाउंट और पार्ट दे रहा, अगर उसके बाद 1% भी इंक्रीज हुआ तो अगेन 4 लाख होगा। इस लाइन का मतलब ये है, फिर से पढ़ के बता देते हैं, ये लाइन में ही पूरा क्वेश्चन है। सेमी वेरिएबल ओवर 20 लाख है पर एनम, अगर 50% कैपेसिटी यूज करते हैं, अगर उससे ज्यादा यूज करते हैं, कितना ज्यादा, 25% अगर हम लोग कैपेसिटी उससे ज्यादा यूज करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा 4 लाख पे करना पड़ेगा। और अगर 25% से भी ज्यादा यूज करते हैं, कितना ज्यादा बोल रहे, जितना भी करो पार्ट देयर ऑफ, तो हमें क्या करना है, फिर से 4 लाख का ही पेमेंट, मतलब 4 लाख का ही एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा सेमी वेरिएबल खर्चे का। फिर यहाँ पर क्या बोला है देखो, द प्रोडक्शन इज मेड टू ऑर्डर एंड नॉट फॉर स्टॉक, मतलब हम लोग जो प्रोडक्शन करने वाले हैं वो है ऑर्डर पे बना रहे, स्टॉक करने के लिए नहीं बना रहे। मतलब इसका मतलब क्या होता है, स्टॉक करने के लिए नहीं बना रहे, ऑर्डर पे बना रहे, मतलब कस्टमर के डिमांड पे बना रहे, मतलब इनका जो काम है ना वो कस्टमर के डिमांड पे होता है। जैसे अगर तुम लोग टेलर के पास जाओगे तो टेलर क्या, मतलब जैसे मॉल में जाके अगर कपड़ा खरीदते हो, या फिर किसी मतलब अपने पाड़ा में अगर किसी शॉप, मतलब किसी शॉप में जाते हो कपड़े के दुकान में, तो वहां पर बहुत सारा स्टॉक मिलेगा, तो क्या सभी हमारे लिए बना हुआ है, नहीं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, स्टॉक करके बेचते हैं। लेकिन टेलर के पास जाओगे, उनके पास कुछ स्टॉक किया हुआ आइटम नहीं रहता है, ठीक है, वो तो कस्टमर के डिमांड पे बनाते हैं, जो जैसा मेजरमेंट देता है वैसे वो सिल के दे देते हैं ड्रेस, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कस्टमर के ऑर्डर पे, जैसे अगर जेरोक्स दुकान में जाओगे, क्या जेरोक्स करके कुछ रखा हुआ है उससे हम लोग कुछ खरीद लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हमें हम लोग और बोलेंगे कि हमारा ये जेरोक्स कर दो तो वो जेरोक्स कर देंगे। तो मतलब ऑर्डर पे बनता है, ठीक है, ऑर्डर देने पे चीजों को बनाया जाता है, स्टॉक करके नहीं रखा जाता है। और ऑर्डर देके जब चीजों को बनाते हैं तो इसका और एक नाम भी होता है जॉब कॉस्टिंग, ठीक है, वो हम लोग बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे जॉब कॉस्टिंग क्या होता है। जॉब कॉस्टिंग का मतलब है कस्टमर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम लोग बनाते, कस्टमर जैसा ऑर्डर दिया वैसे ही बनाएंगे, ठीक है, जैसा कस्टमर का ऑर्डर आएगा वैसे बनाएंगे, खुद से स्टॉक करके हम लोग कुछ नहीं रख रहे हैं। If the production program of the factory is an identical, indicated below, बोल रहा है कि कैसे होगा, वो नीचे दिया हुआ है। एंड द मैनेजमेंट डिजायर अ प्रॉफिट ऑफ 20 लाख फॉर द ईयर, डिटरमाइन द एवरेज सेलिंग प्राइस एट विच ईच यूनिट शुड बी कोटेड, बोल रहा है इफ द प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफ द फैक्ट्री इज एज आई इंडिकेटेड बिलो, जो प्रोडक्शन प्रोग्राम है वो नीचे जो दिया हुआ है, एंड द मैनेजमेंट अगर चाह रहा है कि प्रॉफिट 20 लाख अर्न करना है ईयरली, तो बोल रहा है डिटरमाइन करके हमें बताना है कि कितना इनको सेलिंग प्राइस रखना चाहिए, मतलब कोटेशन सेलिंग प्राइस क्या होगा, किस चीज का, ईच यूनिट का, हर एक यूनिट का। फर्स्ट 3 मंथ्स में ये 50% कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे, और उसके बाद बाकी 9 मंथ्स में ये 80% कैपेसिटी यूटिलाइज करने वाले हैं। मतलब जो टोटल कैपेसिटी है, ये 12 मंथ्स में क्या क्या प्रोडक्शन करेंगे पूरे ईयर में, क्योंकि 3 मंथ्स और 9 मंथ्स मिला के 12 मंथ्स होता है, यानी पूरे ईयर का प्रोडक्शन दिया हुआ है। ये सोच रहे हैं कि फर्स्ट 3 मंथ्स 50% कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे, एंड नेक्स्ट 9 मंथ 80% कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे। इग्नोर करना है हमें, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया ही नहीं है, ऐसे ही बता दिया है कि इग्नोर करो। अब है नहीं तो इग्नोर करे क्या, ठीक है, कुछ होता फिर बोलता इग्नोर करो तो बात एक है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं फिर भी बोल रहा है इग्नोर करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमें प्रिपेयर क्या करके देना है, हमें प्रिपेयर करके देना है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को 20 लाख का प्रॉफिट पूरे 1 ईयर में अर्न करना है तो इनको प्रोडक्ट कितने में सेल करना पड़ेगा। अब ये कितना प्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं, इतना इतना, ठीक है। तो देखो कैसे करके कैलकुलेशन होगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड टोटल सेल्स, यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स फर्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट 9 मंथ्स,
और यहाँ एक टोटल का कॉलम भी बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट, कितना यूनिट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर कैपेसिटी का हम लोग जो है पैरामीटर सेट कर रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटी जो है यूनिट प्रोडक्शन के ऊपर है, तो कैपेसिटी का मतलब है यूटिलाइजेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट। ठीक है, तो फर्स्ट 3 मंथ्स हम लोग कितना कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं, 50%। हम लोग को निकालना तो पड़ेगा ना कितना यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। अब देखो कैपेसिटी अगर 100% यूज होता है तो 1,20,000 यूनिट ये लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं ईयरली। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करके कैलकुलेशन करेंगे, 1,20,000 यूनिट प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी है पूरे 12 मंथ्स में। कहाँ लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है 1,20,000 यूनिट पर एनम ये प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग 3 मंथ्स का प्रोडक्शन निकाल रहे हैं तो पहला बात है हम लोग कितना यूनिट प्रोड्यूस कर सकेंगे, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, ये पता नहीं मेरा गलत आ गया लग रहा है, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3। हाँ, तो हम लोग 30,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये तभी करेंगे ना जब 100% कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि ये तो 100% का डेटा दिया हुआ है। 100% कैपेसिटी यूटिलाइज करने से अगर 12 मंथ्स में इतना प्रोडक्शन होता है तो 3 मंथ्स में 30,000 होगा। बट हम लोग यहाँ पर कितना कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं, 3 मंथ्स में हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 50% कैपेसिटी। मतलब हम लोग जो यूनिट प्रोड्यूस करेंगे वो 30,000 नहीं होगा, वो 15,000 हो जाएगा। ठीक है, ये जरूरी था इस क्वेश्चन में समझना कि ये जो हम लोग निकाल रहे हैं ये फॉर 100% है, लेकिन 100% कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, फर्स्ट 3 मंथ्स में 50% यूज किया जा रहा है, इसका मतलब 15,000 प्रोड्यूस कर पाएंगे। फिर 9 मंथ्स के लिए फिर से देखते हैं, अगर 100% कैपेसिटी यूटिलाइज होता तो 90,000 यूनिट बनता, 12 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 इंटू 9, ये कितना कैपेसिटी यूटिलाइज करे 80%, तो फिर 90,000 नहीं होगा, उससे कम हो जाएगा। 90,000 का 80% 72,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग फर्स्ट 3 मंथ्स में इतना यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, नेक्स्ट 9 मंथ्स में इतना यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और टोटल में कितना हो जाएगा, 72 और 15, ये हो गया 87,000। ठीक है, ये 87,000 होगा, इतना यूनिट हम लोग जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बेसिस पे। अच्छा, अब करना क्या है, यूनिट तो निकाल लिया, अब हमें ये यूनिट का सेलिंग प्राइस निकालना है, तो पहले कॉस्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो कॉस्ट में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, यूनिट वगैरह सब दिया हुआ है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट कितना होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ना हम छोटा छोटा 2 कॉलम बनाते हैं, एक पर यूनिट का बनाते हैं और एक यहाँ पर टोटल का बनाएंगे इसके नीचे। ठीक है, यहाँ भी बनाएंगे पर यूनिट का और यहाँ पर बना लेते हैं टोटल का। तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना है, 90, तो पर यूनिट तो दोनों में सेम होगा, टोटल चेंज हो जाएगा, क्योंकि 15,000 यूनिट बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 9, देखते हैं कितना आता है, 135, और यहाँ पर 4 टाइम्स 0 हो जाएगा, मतलब 13,50,000। अच्छा, और 90 इंटू 72,000, 64,80,000 होना चाहिए। ठीक है, 64,80,000। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर, लेबर का देखते हैं कितना दिया है, डायरेक्ट लेबर 60 पर यूनिट दिया है, तो 60 इंटू 15,000, 60 और 50 इंटू करने से 9 लाख हो जाएगा, और 60 और यहाँ पर 72,000, यहाँ पर 60 लिखते हैं, 43,20,000। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब ये दोनों को टोटल करने से प्राइम कॉस्ट आएगा, क्योंकि और कोई हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, सीधा ओवरहेड है। ठीक है, तो और इसमें कुछ नहीं आना चाहिए, अब हम लोग टोटल करेंगे, अपना प्राइम कॉस्ट निकाल लेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं प्राइम कॉस्ट, तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 9 ऐड करने से यहाँ पर ये 540, और ये 22 आ रहा है, 22,50,000, ये भी 150 हो गया, और ये ऐड करने से ऐड भी कर सकते हो या फिर 150 इंटू 72,000 कर दो तो जल्दी निकलेगा। ठीक है,
ये देखो 1 करोड़ 8 लाख, ठीक है, 1 करोड़ 8 लाख हो जाएगा। ये दोनों ऐड करने से भी सेम ही आंसर आएगा, बात तो एक ही है ना। अगर हमारा पर यूनिट इतना हो रहा है तो इतने यूनिट के लिए कितना होगा, इंडिविजुअली करके टोटल करो या एक ही बार में करो, जैसा ठीक लगता है। अगर तुम लोग टोटल करके कर रहे हो तो भी जो आंसर आएगा इसको पर यूनिट में मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी सेम आंसर आएगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, ओवरहेड। ये देखो ओवरहेड, ओवरहेड में फिक्स्ड है तो यहाँ पर लिखते हैं ओवरहेड। तो ओवरहेड का दो पोर्शन है, एक है फिक्स्ड और दूसरा है वेरिएबल। ये देखो यहाँ पर फिक्स्ड बोला है 30 लाख पर एनम, तो 30 लाख जो है टोटल 1,20,000 यूनिट के लिए हो रहा है। तो अब हम लोग कम प्रोडक्शन करें या ज्यादा करें, पूरे ईयर में हमारा 30 लाख पर एनम ही आना चाहिए। तो क्या हम लोग ऐसा करें कि यहाँ पर भी 30 लाख लिख दे और यहाँ पर भी 30 लाख, तब तो 30 30 60 लाख हो गया ना, क्योंकि ये तो पूरे ईयर का डेटा है। ये 9 मंथ्स और 3 मंथ्स यानी कि 12 मंथ्स का डेटा है। तो 12 मंथ्स में हम लोगों का ओवरऑल 20 लाख होना चाहिए, मतलब ये दोनों मिला के हम लोगों का होना चाहिए 20, कितना है यहाँ पर 20 लाख है, हाँ 20 लाख है। तो इसको कैसे लिखे, क्योंकि हम लोग के पास तो कंबाइनली 20 लाख दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को बाइफर्केशन करके लिखना है दोनों में। तो कैसे लिखे, तो सीधा बात है, हम लोग इसको क्या करेंगे, टाइम के रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 3 मंथ्स और 9 मंथ्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें अलग अलग चाहिए। तो अलग क्यों चाहिए, क्योंकि मंथ के हिसाब से डेटा पूरा कैलकुलेट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे 20 लाख, क्योंकि हम लोग पूरा नहीं लिख पा रहे तो इसको 3:9 में डिवाइड करेंगे। तो ये कैसे आ जाएगा, 20 लाख डिवाइडेड बाई 9 + 3 12 होता है, इंटू 3। तो ये पॉइंट में, अच्छा ये 5 लाख आ गया, नहीं 5 लाख तो नहीं आना चाहिए, शायद कुछ गलत हो गया। 20 लाख डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, 5 लाख ही आ रहा है। नहीं 20 लाख है कि नहीं वो तो देख ले। ओ 30 लाख है, फिक्स 30 लाख है, मैंने गलती से 20 लाख बोल दिया। डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, 7,50,000 आया, ठीक है। फिक्स्ड जो है 7,50,000 आया, टोटल में 30 लाख है। और बाकी कितना हो जाएगा, माइनस करने से पता चल जाएगा, या फिर ऐसे करके रेशियो में भी निकाल सकते हैं, 22,50,000। ये करने का रिक्वायरमेंट क्या था, क्योंकि हम दोनों जगह पे 30 30 60 लाख तो लिख नहीं सकते, क्योंकि ये पूरे ईयर का हम लोगों का फिक्स्ड खर्चा है 30 लाख। मुझे ये दोनों पोर्शन में डिवाइड करके दिखाना है। तो कैसे दिखाएं, मेरे पास कोई गिवन रेशियो नहीं है, तो मेरा एजम्पशन क्या जाना चाहिए, क्योंकि मंथ के लिए डेटा डिवाइड हो गया है तो हम लोग इसको मंथ के रेशियो में, मतलब जो टाइम रेशियो है 3 मंथ्स और 9 मंथ्स, उस हिसाब से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो टोटल उतना ही होगा चाहे कैसे भी प्रोडक्शन कर लो, क्योंकि वो स्केल मतलब क्वांटिटी चेंज पे चेंज तो होने वाला है नहीं। अब इसको डिवाइड करने से पर यूनिट भी मिल जाएगा। तो सेवन, जब 22,50,000 लग रहा है तब बन रहा है 72,000 यूनिट। तो डिवाइड करने से पर यूनिट आ गया 31.25, तो यहाँ लिख लेते हैं। और जब 7,50,000 का एक्सपेंस हो रहा है तब यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है 15,000, तो डिवाइड कर लेते हैं 50 रुपीज, ठीक है। अच्छा अब वेरिएबल भी लिख लेते हैं। वेरिएबल कितना हो जाएगा, यहाँ पर वेरिएबल बोला है देखो 20 लाख पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी। तो ये पहला वाला तो 50% कैपेसिटी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिखेंगे, ये यहाँ पर हो जाएगा पर एनम 20 लाख बोला है, तो 3 मंथ्स के लिए कितना होगा, ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं पीछे। वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। तो जब 50% कैपेसिटी यूटिलाइज हुआ, तब वेरिएबल, ये वाला सेमी वेरिएबल, नॉट वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, तो पूरे ईयर का बता रखा है 20 लाख, ये पूरे ईयर का है, 12 मंथ्स का है। तो 50% कैपेसिटी 3 मंथ्स में यूज हो रहा है, तो 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 5 लाख। इसका कैलकुलेशन करने से ही पता चलेगा ना, ये देखो 3 से ये 4 हो गया, 5 लाख हो जाएगा। तो ये हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5 लाख, ठीक है।
यहाँ पर हम लोग को कितना लिखना चाहिए, एक मिनट, शायद वेरिएबल सेमी वेरिएबल, ओह अच्छा, ये वेरिएबल 100 पर यूनिट करके मैंने ये सेमी वेरिएबल ले लिया। ठीक है, वेरिएबल लिखा हुआ है वो पहले लिख लेते फिर सेमी वेरिएबल। वेरिएबल तो आसान है, 100 पर यूनिट करके बोला है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 100। ठीक है, और ये 100 इंटू 15,000, तो ये हो जाएगा हम लोग का 15 लाख। ये मैंने नोट डाउन किया ही नहीं। और फिर से यहाँ 100, 100 इंटू 72,000, तो ये हो जाएगा 72 लाख। अब इसके बाद लिखेंगे सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेमी वेरिएबल अभी मैंने कैलकुलेट किया, कितना आया, 5 लाख। 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए हम लोग का निकल के आ रहा है 5 लाख। अच्छा, अगर ये 5 लाख आ जा रहा है पर यूनिट पे कितना आएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाई 15,000, ये आ रहा है 33.33, 33.33। ठीक है, और यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है, यहाँ पर है 80%, इसका अलग आंसर आएगा। फिर से इसका वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर कितना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, 80%। 80% कैपेसिटी यूटिलाइज्ड, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, तो कैसे निकालेंगे, अप टू, ऐसे होगा देखो, अप टू 50% तक कितना हो जाएगा, अप टू 50% तक होगा 4 लाख। ये तो हमें नहीं, एक मिनट देख लेते हैं। अप टू 50% तक जो है पूरे ईयर के लिए हो जाएगा 20 लाख। ठीक है, 50% तक हो जाएगा 20 लाख, हम पूरे ईयर का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर 20 लाख पर एनम। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि 80% कैपेसिटी यूटिलाइज हो रहा है तो 25% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और उससे भी ज्यादा हुआ है, तो हम लिख रहे हैं नेक्स्ट 25% के लिए कितना हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया था एक्स्ट्रा अमाउंट 4 लाख फॉर एवरी 25% इंक्रीज, तो 25% इंक्रीज होने पे और 4 लाख हो जाएगा, वो भी पर एनम होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा पर एनम में डिटेल्स दिया हुआ है। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि अगर 1,20,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, सॉरी, अगर हम लोग 50% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट पूरे ईयर में 20 लाख होगा, और अगर 50% से 25% ज्यादा कर रहे हैं तो 4 लाख होगा। वो किया हम लोगों ने, लेकिन हम लोगों ने तो 80% कैपेसिटी यूटिलाइज किया, तो और भी इंक्रीज हुआ है। तो 50 और 25 कितना हो गया, 75, तो और भी हम लोगों ने 5% कैपेसिटी यूटिलाइज किया है, तब ना जाके ये होगा 80%। अच्छा, इस 5% के लिए कितना लगेगा, क्वेश्चन क्लियरली बोला है कि फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ, या फिर उसका कोई भी हिस्सा इंक्रीज हो, तो 5% फिर से इंक्रीज हो रहा है, तो उस पे भी हमारा कितना लगेगा, 4 लाख। क्योंकि क्वेश्चन हमें वही बोला है, मैंने तभी वही वाला चीज तुम लोग को समझाया था। यहाँ पर ये लैंग्वेज मेन है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि 25% इंक्रीज होने पे तो 4 लाख लगेगा ही, और उसके बाद जितना भी पार्ट पार्ट इंक्रीज होगा सभी के लिए 4 लाख होगा। यानी ये टोटल हम लोग का हो गया 28 लाख पर एनम। ठीक है, 28 लाख पर एनम। लेकिन ये 12 मंथ्स का हुआ, हम लोग को कितने मंथ्स का चाहिए, 9 मंथ्स का चाहिए, तो हम लोग 9 मंथ्स का निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं 28 लाख डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, देखते हैं कितना आता है, 21 लाख। ठीक है, तो 21 लाख जो है हम लोगों का यहाँ पर सेमी वेरिएबल का खर्चा आएगा 9 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 21 लाख। अच्छा, 21 लाख डिवाइडेड बाई 72,000, ये आ रहा है हम लोग का 29.17, 29.17 लिख लेंगे। अच्छा, टोटल करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, टोटल कॉस्ट देखते हैं कितना होगा, 150 प्लस 50, 200 और 100, 300, 33.33। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर भी टोटल देख लेते हैं।
5 लाख और ये हो गया 15 लाख, 20 लाख, 20 लाख और 27 लाख 50,000, 27 लाख 50,000 प्लस 22 लाख 50,000, तो ये टोटल करने से 50 लाख आ रहा है। अच्छा यहाँ पर देखते 150 और 100, 250 प्लस 31.25 प्लस 29.17, तो ये हो रहा है 310.42। अब ये टोटल करना पड़ेगा 21 लाख प्लस 72 लाख प्लस 22.5 प्लस ये कितना आ रहा है इंटू ये हो गया इतना प्लस 108.5 टाइम्स 0, तो ये हो रहा है 2,23,50,000। ठीक है, ये हम लोग का क्या कैलकुलेट हुआ, टोटल कॉस्ट। पूछा क्या था क्वेश्चन में, कैलकुलेट करने क्या बोला था, देखते हैं। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला था फाइंड डिटरमाइन द एवरेज सेलिंग प्राइस। अच्छा, सेलिंग प्राइस हमें डिटरमाइन करने के लिए बोला है, तो सेलिंग प्राइस के लिए तो हमें सेल्स वैल्यू वगैरह पता होना चाहिए। देखते हैं सेल वैल्यू दिया है कि नहीं। प्रॉफिट कितना कमाना है, 20 लाख। अच्छा, प्रॉफिट बोला है 20 लाख पर एनम कमाना है, तो हम लोग सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना अर्न करना है, 20 लाख। तो 20 लाख किस पे, इस पे या इस पे, दोनों मिला के। तो हम लोग ये जो टोटल कॉलम लिखे ना, इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। देखो टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, 2,23,50,000 प्लस 50 लाख, तो 2 करोड़ यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ कलर चेंज करके लिखते हैं, समझ में आएगा। यहाँ पर लिखते हैं 2,73,50,000। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट हम लोगों का इनकर्ड हो जाएगा अगर हम लोग पूरे 12 मंथ्स में ऐसे पार्ट पार्ट करके प्रोडक्शन करते हैं। अब हम लोग को प्रॉफिट अर्न करना है, क्वेश्चन में हमें बोल दिया है, गिवन है क्वेश्चन में पर एनम। अब पर एनम क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि ये मैंने दोनों का मिक्सड अप कर दिया, 9 मंथ्स और 3 मंथ्स, 12 मंथ्स होता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट कमाना है 20 लाख, प्रॉफिट अर्न करना है 20 लाख। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, प्रॉफिट ऐड करने से ही पता चलेगा। इस पे ऐड कर लेते हैं प्रॉफिट, 2,93,50,000। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या कैलकुलेट हो गया, सेल्स वैल्यू। ये हम लोग का कैलकुलेट हो गया सेल्स वैल्यू, ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ ये जो है ये टोटल में हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है, तो अलग अलग निकालेंगे भी तो भी तो सेम ही आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर 20 लाख पर एनम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो हमें ये सारे प्रोडक्ट टोटल 2,93,50,000 में सेल करना पड़ेगा। अगर हम लोग ये कर पाते हैं, देन हम लोग 20 लाख का जो है पर एनम का जो प्रॉफिट का हम लोगों ने सोच रखा है, डिजायर प्रॉफिट जो है, वो हम लोग अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो गया। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो बैच कॉस्टिंग का है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बैच कॉस्टिंग पढ़ेंगे, तभी हम लोग कर पाएंगे। तो यूनिट कॉस्टिंग हो गया। देखो यूनिट कॉस्टिंग में और कुछ है नहीं, क्योंकि ये सब ना कॉस्ट शीट का ही पार्ट है, बस अलग अलग कुछ कंसेप्ट के वजह से दिया हुआ है। यूनिट कॉस्टिंग में तो वैसा कुछ कंसेप्ट है भी नहीं, बस इतना समझना होता है कि पर यूनिट का कॉस्ट निकालना है और कौन से जगह पे हम लोग यूनिट कॉस्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। हर जगह पे डिवाइड करने से ही हम लोग यूनिट कॉस्टिंग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, अगर आइडेंटिकल प्रोडक्ट होगा तो ही अप्लाई कर पाएंगे। यूनिट कॉस्टिंग हम लोग का कंप्लीट। नेक्स्ट दिन हम लोग क्या करेंगे, बैच कॉस्टिंग पढ़ेंगे। मतलब वो भी सेम ऐसा ही है, ऐसे कैलकुलेट करना है, बट वही बैच का कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि बैच कॉस्टिंग क्या होता है और उसका यूटिलाइजेशन क्या है। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।